इस वीडियो को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया है। आप इनको हमारे चैनल नो नेम IAS पर देख सकते हैं। अब हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2025। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया, लेकिन जैसे ही इसे पेश किया गया, विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। सदन में हंगामा मच गया और आखिरकार तीनों संबंधित विधेयकों को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। JPC एक विशेष समिति है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो विधेयक की गहराई से जांच करती है। कुछ लोग इसे भ्रष्टाचार रोकने का अच्छा कदम मानते हैं, तो कुछ इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। अब इस खबर के बारे में और जानते हैं। यह विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र और राज्य सरकारों के किसी भी मंत्री को हटा देने का प्रावधान करता है, अगर वे गंभीर आपराधिक अपराध के लिए 30 लगातार दिनों तक हिरासत में रहें। दिल्ली यूनियन टेरिटोरी के लिए भी यही लागू होगा। यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 AA में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 75 केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद से संबंधित है, अनुच्छेद 164 राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद से और अनुच्छेद 239 AA दिल्ली के विशेष प्रावधानों से। इसके अलावा 2 अन्य विधेयक भी पेश किए गए हैं। एक है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज विधेयक 2025, जो पुडुचेरी यूटीन के लिए राष्ट्रपति को वैसी ही कार्रवाई करने की शक्ति देता है। दूसरा है जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन विधेयक 2025, जो जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुख्यमंत्री या मंत्रियों को हटाने की अनुमति देता है। तीनों विधेयक JPC को भेजे गए हैं ताकि विस्तृत चर्चा हो सके। मुख्य प्रावधानों को एक एक करके समझते हैं। पद से हटाने के कारण। यदि कोई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री कोई ऐसा अपराध करता है जिसके लिए 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है और उसे लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। यह प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है, मतलब गंभीर अपराध में लंबे समय तक जेल में रहने पर पद छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, हटाने की प्रक्रिया। केंद्रीय मंत्रियों के लिए प्रधानमंत्री को हिरासत के 31वें दिन तक राष्ट्रपति को सलाह देनी होगी कि मंत्री को हटा दें। अगर सलाह न दी जाए तो मंत्री खुद ब खुद 31वें दिन से पद खो देगा। राज्य मंत्रियों के लिए मुख्यमंत्री को गवर्नर को सलाह देनी होगी, अगर न दें तो मंत्री स्वतः पद से हट जाएगा। दिल्ली के मंत्रियों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति को सलाह देनी होगी, वरना स्वतः हटना होगा। अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए उन्हें हिरासत के 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अगर न दें तो अगले दिन से पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह प्रक्रिया साफ और समयबद्ध है ताकि कोई देरी न हो। एक महत्वपूर्ण बात, हटाने के बाद फिर से नियुक्ति पर कोई रोक नहीं, मतलब अगर मंत्री जेल से रिहा हो जाता है तो उसे दोबारा पद पर लाया जा सकता है। लेकिन यह प्रावधान विवादास्पद है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इससे राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। विधेयक के पक्ष में तर्क। पहला तर्क है संवैधानिक नैतिकता और नैतिक शासन। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में मनोज नरूला बनाम भारत सरकार मामले में कहा था कि संविधान में नैतिकता बहुत जरूरी है। गंभीर आपराधिक आरोपों वाले लोगों को मंत्री नहीं बनाना चाहिए। यह विधेयक उसी दिशा में एक कदम है जो नेताओं से उच्च नैतिक मानकों की अपेक्षा करता है। दूसरा, जनता का भरोसा बढ़ाना। यह विधेयक भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ सख्त कदम है। जब लोग देखेंगे कि गंभीर अपराध में शामिल नेताओं को हटाया जा रहा है तो सरकार और संस्थानों पर उनका भरोसा बढ़ेगा। तीसरा, अच्छा शासन। यह विधेयक जेल से शासन की समस्या को खत्म करता है। अगर कोई नेता हिरासत में है तो वह सरकार को प्रभावी ढंग से नहीं चला सकता। यह जवाबदेही सुनिश्चित करता है और संवैधानिक खामियों को दूर करता है। चौथा, कानूनी खाई को पाटना। अभी जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत जनप्रतिनिधियों को सिर्फ सजा होने पर अयोग्य ठहराया जाता है, लेकिन गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान क्या होगा? यह विधेयक उस अंतर को भरता है ताकि गंभीर अपराध में हिरासत वाले नेता पद पर न रहें। पांचवा, अन्य कर्मचारियों के साथ समानता। सामान्य सरकारी कर्मचारी को 48 घंटे की हिरासत के बाद निलंबित कर दिया जाता है, तो मंत्रियों के लिए भी ऐसा ही नियम होना चाहिए ताकि सभी के लिए एक समान मानक हो। छठा, अन्य फायदे। यह विधेयक सभी पार्टियों पर एक समान लागू होता है, राजनीति को अपराध मुक्त करने की दिशा में काम करता है और फर्जी गिरफ्तारियों को रोकने के लिए अदालती जांच पर भरोसा करता है। विधेयक के विपक्ष में तर्क। पहला तर्क है राजनीतिक हथियार और संघवाद को खतरा। कुछ लोग कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां जैसे ED और CBI का दुरुपयोग हो सकता है। नेताओं को कमजोर आरोपों में गिरफ्तार करके सरकारों को अस्थिर किया जा सकता है बिना चुनावी हार के। यह राज्यों के अधिकारों और संघवाद के लिए खतरा हो सकता है। दूसरा, निर्दोष होने की धारणा को नुकसान। यह विधेयक जब तक दोष सिद्ध न हो तब तक निर्दोष के सिद्धांत के खिलाफ है। सिर्फ हिरासत के आधार पर हटाना अन्यायपूर्ण हो सकता है क्योंकि गिरफ्तारी का मतलब सजा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत सरकार मामले में कहा था कि अयोग्यता सिर्फ सजा होने पर शुरू होती है, न कि गिरफ्तारी पर। तीसरा, असमान व्यवहार। विधायकों और मंत्रियों के बीच असमानता है। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत सांसद या विधायक को सिर्फ सजा होने पर अयोग्य ठहराया जाता है, लेकिन इस विधेयक में मंत्रियों को सिर्फ हिरासत में होने पर हटाया जा सकता है। इससे अजीब स्थिति बनती है, जहां सजा पाया विधायक मंत्री बना रह सकता है, लेकिन हिरासत में लिया गया मंत्री हट जाएगा। चौथा, चक्रीय दरवाजा समस्या। हिरासत से रिहा होने के बाद दोबारा नियुक्ति की अनुमति से बार बार इस्तीफा और नियुक्ति का चक्र शुरू हो सकता है। इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी और कुछ लोग कानूनी चालबाजियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा, कार्यकारी विवेक और राजनीतिकरण। हटाने की प्रक्रिया में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह का होना या स्वतः हटना इसे राजनीतिक बना सकता है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री अपने दोस्तों को बचा सकता है या विरोधी मुख्यमंत्री को निशाना बना सकता है। छठा, सुरक्षा उपायों की कमी। अगर गिरफ्तारी गलत या दुर्भावनापूर्ण साबित होती है तो इसके लिए कोई मुआवजा नहीं है। इससे गलत गिरफ्तारियों को बढ़ावा मिल सकता है, खासकर कठोर कानूनों जैसे यूएपीए या पीएमएलए के तहत। उदाहरण के लिए, पिछले 5 साल में ईडी ने 5000 मामले दर्ज किए, लेकिन सिर्फ 10% में सजा हुई। इससे गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ती है। मौजूदा कानूनी ढांचा और अदालती फैसले। पहला, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951। इसके सेक्शन 8 क्लॉज 3 के तहत अगर किसी विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा जेल की सजा होती है तो वह चुनाव लड़ने या अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। यानी सजा होने पर ही अयोग्यता लागू होती है, गिरफ्तारी पर नहीं। दूसरा, लिली थॉमस 2013 का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए के सेक्शन 8 क्लॉज 4 को रद्द कर दिया, जो सजा पाए सांसदों या विधायकों को अपील दायर करने पर अयोग्यता से बचने की अनुमति देता था। इस फैसले ने साफ किया कि सजा होने पर तुरंत अयोग्यता लागू होगी, चाहे अपील दायर हो या न हो। तीसरा, मनोज नरूला बनाम भारत सरकार 2014। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी तौर पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को मंत्री बनाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को मंत्री न बनाएं। यह नैतिकता की बात थी, न कि कानूनी बाध्यता। चौथा, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन 2018 का पीआईएल। कोर्ट ने कहा कि अदालतें कानून से परे जाकर नई अयोग्यता की शर्तें नहीं जोड़ सकती, लेकिन संसद को सलाह दी कि वह कानून बनाए जिससे राजनीतिक पार्टियां गंभीर अपराधियों की सदस्यता खत्म करें और उन्हें चुनावी टिकट न दें। पांचवा, चुनाव आयोग की सिफारिश 2016। आयोग ने सुझाव दिया कि आरपीए में बदलाव कर उन लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए जिनके खिलाफ कम से कम 5 साल की सजा वाले अपराध में अदालत ने आरोप तय कर दिए हों। यह गिरफ्तारी से आगे की बात है, क्योंकि इसमें अदालती जांच हो चुकी होती है। आगे की राह। पहला, अंतरिम निलंबन। मंत्रियों को सीधे हटाने की बजाय उनके खिलाफ मुकदमे के दौरान उनके मंत्रिपद को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। इससे शासन चलता रहेगा और जवाबदेही भी बनी रहेगी। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों की भूमिका को मजबूत करना। पार्टियों को खुद अनुशासन लाना होगा। उन्हें आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से बचना चाहिए और केवल ईमानदार लोगों को चुनना चाहिए, न कि सिर्फ जीतने वाले को। तीसरा, लॉ कमीशन की सिफारिश। कमीशन ने कहा कि 5 साल तक की सजा वाले अपराधों में आरोप तय होने पर अयोग्यता लागू होनी चाहिए। इससे फर्जी या राजनीतिक गिरफ्तारियों को रोका जा सकता है, क्योंकि आरोप तय करने से पहले अदालत प्रारंभिक जांच करती है। चौथा, जमानत को नियम बनाना। गंभीर हिंसक अपराधों को छोड़कर जमानत को आसान करना चाहिए। इससे हटाने के नए नियम ज्यादा स्वीकार्य होंगे, क्योंकि लोग बिना सजा के जेल में नहीं रहेंगे। पांचवा, आपराधिक मामलों को तेज करना। सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर मंत्रियों को हटाने की बजाय उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की जांच और सुनवाई को तेज करना चाहिए। इससे निष्पक्षता और जल्दी न्याय सुनिश्चित होगा। छठा, स्वतंत्र समीक्षा तंत्र। एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल या जुडिशियल पैनल बनाया जा सकता है जो यह जांचे कि हटाने की शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं। इससे सरकार का दुरुपयोग रुकेगा और निष्पक्षता बनी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। भारत की संसद ने हाल ही में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 इंच को पास किया है। क्या है इस एक्ट का उद्देश्य? यह एक्ट एक मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित करने का प्रयास करता है ताकि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में नवाचार हो, आर्थिक विकास हो और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया जा सके। कैसे हुआ इसका प्रस्ताव? यह एक्ट भारत के संविधान के आर्टिकल 117 क्लॉज 1 और 117 क्लॉज 3 के तहत वित्त बिल के रूप में पेश किया गया। इस बिल को राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया गया था। धारा 117 क्लॉज 1 राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता।
धारा 117 क्लॉज 1 कहती है कि किसी भी वित्तीय विधेयक जिसमें धन के खर्च से संबंधित प्रावधान हो को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है। इसके अलावा यह विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में। इसका मतलब यह है कि यदि कोई विधेयक सरकारी खर्च या धन की व्यवस्था से संबंधित है तो इसे लोकसभा में ही लाया जा सकता है और इससे पहले राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी प्राप्त करनी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के खर्च से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रपति की सहमति और विचार विमर्श हो। धारा 117 क्लॉज 3 राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पारित नहीं हो सकता। धारा 117 क्लॉज 3 के अनुसार यदि कोई विधेयक भारत के एकीकृत कोष से खर्च को प्रभावित करता है तो उसे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक को विचार करने के लिए मंजूरी नहीं दी हो। क्यों यह एक्ट जरूरी था? आदीपन और वित्तीय नुकसान। ऑनलाइन पैसे वाले खेलों से लोग आसानी से आदी हो जाते हैं और उन्हें यह लगता है कि वे जल्दी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि लोग कर्ज में डूब जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग ने लगभग 45 करोड़ लोगों को नुकसान पहुंचाया है और 20,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गेमिंग डिसऑर्डर को एक स्वास्थ्य समस्या के रूप में वर्गीकृत किया है। गेमिंग डिसऑर्डर का मतलब है जब कोई व्यक्ति खेलों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने बाकी जीवन के कामों को नजरअंदाज करता है और इसके बावजूद वह खेलता रहता है, चाहे इसके परिणाम हानिकारक क्यों न हो। कानूनी खामियां बंद करना। भारत में पहले से ही जुआ और सट्टेबाजी को नियंत्रित करने वाले कानून मौजूद हैं, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता 2023, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग पर कोई स्पष्ट नियम नहीं थे। इस एक्ट के द्वारा इन खामियों को भी दूर किया गया है। साथ ही कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म दूसरे देशों से संचालित होते हैं, जिससे उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता था। राष्ट्र सुरक्षा का खतरा। कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्तपोषण, अवैध संदेश भेजने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा था, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा था। यह एक्ट इन समस्याओं को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। यह एक्ट ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है, जिससे डिजिटल रूप से सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव हो सकें। इससे नए अवसरों और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, जो हमारे युवाओं के लिए फायदेमंद होगा। मुख्य परिभाषाएं। ऑनलाइन गेम्स वह खेल जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइस पर खेले जाते हैं और जिन्हें इंटरनेट या अन्य तकनीकी माध्यमों से चलाया जाता है। ऑनलाइन गेम्स की श्रेणियां। ई स्पोर्ट्स यह एक प्रतिस्पर्धी डिजिटल खेल है जिसमें टीमें या खिलाड़ी संगठित टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, जो रणनीति, समन्वय और निर्णय लेने की उच्च क्षमता की मांग करता है। उदाहरण के लिए वेद बिएल्ज़ेबॉय बाम ने 2025 के पोकेमोन गो वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। ऑनलाइन सोशल गेम्स ये खेल मुख्य रूप से कौशल आधारित होते हैं और मनोरंजन, शिक्षा या सामाजिक संपर्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं। उदाहरण वर्डल, कहूट आदि। ऑनलाइन मनी गेम्स ऐसे खेल जिनमें धन शामिल होता है, चाहे वह संयोग पर आधारित हो, कौशल पर आधारित हो या दोनों पर आधारित हो। उदाहरण ड्रीम 11, रम्मी, पोकर, विंजिडो आदि। प्रावधान और नियम लागू होना। यह एक्ट पूरे भारत में लागू होगा और किसी भी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा पर लागू होगा, चाहे वह भारत के भीतर हो या बाहर से संचालित हो। ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध। ऑनलाइन मनी गेम्स और उनके संबंधित सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा इन खेलों के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा भुगतान की प्रक्रिया भी रोकी जाएगी। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। ई स्पोर्ट्स को वैध प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी जाएगी। मंत्रालय युवाओं के मामले और खेलों के लिए मार्गदर्शक नियम तैयार करेगा और प्रशिक्षण अकादमियां और शोध केंद्र स्थापित करेगा। सामाजिक और शैक्षिक खेलों को बढ़ावा देना। सरकार को सुरक्षित और आयोपयुक्त सामाजिक खेलों को मान्यता देने और उन्हें विशेष मंचों पर प्रस्तुत करने का अधिकार मिलेगा। ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण एक राष्ट्रीय स्तर की नियामक प्राधिकरण बनाई जाएगी जो खेलों की श्रेणी तय करेगी और अगर कोई खेल मनी गेम है तो उसे पंजीकृत करेगी। साथ ही यह प्राधिकरण शिकायतों का समाधान भी करेगा। अपराध और दंड। ऑनलाइन मनी गेम्स का प्रस्ताव करने पर 3 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसे खेलों का प्रचार करने पर 2 साल तक की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना होगा। कंपनी और संस्थागत जिम्मेदारी। कंपनियों और उनके अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है, खासकर यदि उन्होंने उचित सावधानी नहीं बरती। जांच और प्रवर्तन शक्ति। केंद्रीय सरकार को अधिकारियों को जांच, तलाशी और गिरफ्तारी करने की अनुमति मिलेगी, खासकर जब बिना वारंट के गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित अन्य उपाय। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A यह सरकार को अवैध वेबसाइटों या लिंक को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। उदाहरण के लिए 2022 से 25 के बीच 1524 सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया था।
इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 यह ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों के लिए मानदंड निर्धारित करता है, जैसे कि इंटरमीडिएरी का पंजीकरण स्वयं नियामक निकायों के साथ। भारतीय न्याय संहिता 2023 यह अवैध आर्थिक गतिविधियों और साइबर अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है। IGST अधिनियम 2017 यह अवैध और विदेशी गेमिंग प्लेटफार्मों को नियंत्रित करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 यह धोखाधड़ी और गलत विज्ञापनों को रोकता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऐसे प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने वाले हस्तियों को चेतावनी दी है। निष्कर्ष, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 भारत के डिजिटल खेल क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एक्ट न केवल नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेमिंग के दुरुपयोग से बचाएगा, बल्कि स्पोर्ट्स और सामाजिक खेलों के विकास को भी बढ़ावा देगा। हालांकि कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि नीति में बदलाव और ऑनलाइन मनी गेम्स के अचानक प्रतिबंध से निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो सकता है। फिर भी यह एक्ट भारत के डिजिटल और रचनात्मक भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 बात करेंगे राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के बारे में। यह अधिनियम हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि भारत में खेलों की व्यवस्था किस तरह से होती है। खेलों से जुड़ी नीतियां मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अंतर्गत आती हैं, जैसा कि राज्य सूची के 7वें अनुसूची में एंट्री 33 में कहा गया है। हमारे पास पहले से राष्ट्रीय खेल नीति 1984 जो 2001 में संशोधित हुई और खेल प्रसारण संकेत अधिनियम 2007 जैसे कानून हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है, जो 2001 की नीति को बदलता है। इस नीति के 5 प्रमुख स्तंभ हैं। वैश्विक उत्कृष्टता, खेलों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास, खेलों को जन आंदोलन बनाना और शिक्षा के साथ खेलों का एकीकरण। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के मुख्य बिंदुओं की। राष्ट्रीय खेल निकाय, यह अधिनियम राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेल महासंघों को स्थापित करने का प्रावधान करता है। इन निकायों को अंतर्राष्ट्रीय खेल निकायों से जुड़ा जाएगा और राज्य और जिला स्तर पर इनके इकाइयां होंगी। ये निकाय अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और नियमों के अनुसार काम करेंगे। राष्ट्रीय खेल बोर्ड, यह बोर्ड खेल निकायों को मान्यता देगा और उनके संबंधित इकाइयों को पंजीकरण प्रदान करेगा। केवल मान्यता प्राप्त निकायों को केंद्रीय सरकार से धन मिल सकेगा। इसके अलावा हर मान्यता प्राप्त संगठन को एक नैतिक आचार संहिता बनानी होगी, जो उचित और नैतिक व्यवहार के न्यूनतम मानक तय करेगी। यह बोर्ड सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा और इसका चयन एक खोज चयन समिति की सिफारिशों पर होगा। राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण, यह न्यायाधिकरण खेल से संबंधित विवादों का समाधान करेगा। हालांकि कुछ विशेष विवादों पर इसका अधिकार नहीं होगा, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा आयोजित खेलों से संबंधित विवाद या राष्ट्रीय खेल निकायों के आंतरिक विवाद। निर्वाचन की निगरानी, केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय खेल निकायों के चुनावों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय पैनल बनाएगी। इसके अलावा हर खेल निकाय को अपने चुनावों की निगरानी के लिए एक निर्वाचक पैनल बनाना होगा। केंद्रीय सरकार के अधिकार, केंद्रीय सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी राष्ट्रीय निकाय या उसकी इकाइयों को अधिनियम के किसी प्रावधान से छूट दे सकती है, यदि यह किसी खेल के प्रचार प्रसार के लिए सार्वजनिक हित में आवश्यक हो। भारत में समग्र खेल कानून की आवश्यकता, समग्र और समान खेल कानून का अभाव। भारत में खेलों से संबंधित कोई समग्र और समान कानून नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी मौजूदा नीतियां पुरानी और असंगत हो गई हैं। उदाहरण के लिए 2013 में राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक को पेश किया गया था, लेकिन वह पारित नहीं हो सका। इस कारण से कई क्षेत्रों में गड़बड़ी और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। राजनीतिक प्रभुत्व, राष्ट्रीय खेल महासंघों में अक्सर राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व होता है, जिनके पास खेलों के बारे में सीमित जानकारी होती है। उदाहरण के लिए फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया था, क्योंकि तीसरी पार्टी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था, जो खेलों की स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाता है। मुख्य संगठनों के भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का ओवरलैप, जैसे कि भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ और एनएसएफ के बीच एक दूसरे से टकराते हुए कर्तव्यों का ओवरलैप होता है, जिससे काम में देरी और भ्रम उत्पन्न होता है। वित्तीय संकट और अपर्याप्त उपयोग, 2022 से 2023 के बजट में जो धनराशि एथलीट विकास के लिए आवंटित की गई थी, उसमें से 40% से भी कम का उपयोग किया गया। इससे खेलों के विकास और खिलाड़ी प्रशिक्षण में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना, 1984 में शुरू हुई राष्ट्रीय खेल नीति, जिसे 2001 में संशोधित किया गया था, उसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका है। 2036 ओलंपिक की तैयारी, यह कानून भारत की 2036 ओलंपिक की बोली के समर्थन में है, ताकि हम ओलंपिक चार्टर और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार अपने खेलों की प्रणाली को सुदृढ़ बना सकें।
निष्कर्ष। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 का उद्देश्य भारत में खेलों की पारदर्शिता, जवाबदेही और एथलीट केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हो और भारतीय खेलों में निरंतर उत्कृष्टता को सुनिश्चित कर सके। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग अधिनियम 2025। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय एंटी डोपिंग अधिनियम 2025 के बारे में। हाल ही में इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिल गई है। इसका मुख्य उद्देश्य खेलों में डोपिंग को रोकना है। मुख्य उद्देश्य। यह अधिनियम डोपिंग पर रोक लगाने, परीक्षण करने, नियमों को लागू करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्णय लेने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। यह यूनेस्को द्वारा की गई डोपिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करता है। एंटी डोपिंग एजेंसी। यह अधिनियम राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी को स्थापित करता है, जो डोपिंग के नियमों को लागू करेगा और खिलाड़ियों की निगरानी करेगा। एंटी डोपिंग बोर्ड। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो नाडा की गतिविधियों की निगरानी करेगा और केंद्रीय सरकार को डोपिंग से संबंधित सलाह देगा। पहले के अधिनियम से बदलाव। अपील पैनल। अब अपील पैनल का गठन केंद्रीय सरकार करेगी, न कि राष्ट्रीय बोर्ड। स्वतंत्रता। नाडा के सदस्य अब पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे, जो वाडा और यूनेस्को मानकों के अनुरूप होगा। परीक्षण प्रयोगशालाओं का अनिवार्य प्रमाणन। पहले यह स्वैच्छिक था, लेकिन अब इसे वाडा द्वारा अनिवार्य किया गया है। कानूनी शक्ति। यह अधिनियम विश्व एंटी डोपिंग कोड को भारत में कानूनी शक्ति प्रदान करता है, जिससे डोपिंग से संबंधित उल्लंघन भारतीय कानून के तहत दंडनीय होंगे। जन विश्वास बिल 2025। जन विश्वास बिल 2025 को हाल ही में 18 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल छोटे मोटे अपराधों को अपराध से बाहर करके लोगों और बिजनेस के लिए जिंदगी आसान बनाने का काम करेगा। सबसे पहले यह बिल क्यों आया? पुराने कानूनों में छोटी गलतियों पर सख्त सजा होती थी, जैसे जेल। इससे कोर्ट पर बोझ बढ़ता था और बिजनेस करने में डर लगता था। यह बिल 2023 के जन विश्वास एक्ट पर आधारित है, जिसमें 42 केंद्रीय कानूनों के 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया था। 19 मंत्रालयों के तहत यह काम हुआ। अब 2025 का बिल इसे आगे बढ़ाता है, 10 मंत्रालयों के 16 केंद्रीय कानूनों को कवर करेगा। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे पेश किया और इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। अब बिल की मुख्य खासियतें। पहली बार की गलती पर सजा नहीं। 10 कानूनों के 76 अपराधों के लिए सिर्फ चेतावनी या सलाह मिलेगी, जेल या जुर्माना नहीं। जैसे सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक्ट 1948 में गलत जानकारी देने पर पहले जेल होती थी, अब पहली बार चेतावनी। दूसरी, छोटे अपराधों का डिक्रिमिनलाइजेशन। मामूली तकनीकी या प्रक्रियागत गलतियों पर जेल हटा दी गई, इसके बजाय जुर्माना या चेतावनी। उदाहरण के लिए चाय एक्ट 1953, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 जो 2023 में संशोधित हो चुका था, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को और अपराध मुक्त किया गया। कुल 288 प्रावधान प्रभावित होंगे। तीसरी, सजाओं का तर्कसंगत बनाना। जुर्माने को सही अनुपात में रखा गया और दोबारा अपराध पर बढ़ते जुर्माने। इससे डर बना रहेगा, लेकिन ज्यादा सख्ती नहीं। चौथी, एडजुडिकेशन मैकेनिज्म। अधिकारी अब प्रशासनिक तरीके से जुर्माना लगाएंगे, ताकि कोर्ट का बोझ कम हो और मामले जल्दी सुलझें। पांचवीं, जुर्माने की ऑटोमेटिक रिवीजन। हर 3 साल बाद जुर्माने में 10% की बढ़ोतरी खुद ब खुद हो जाएगी। इससे कानून को बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सजा प्रभावी बनी रहेगी। प्रोसेस रिफॉर्म्स क्या हैं? इन्हें नट्स एंड बोल्ट्स रिफॉर्म्स कहते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, जैसे किसी कानून के एक हिस्से को ठीक करना। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स से अलग हैं, जैसे जीएसटी या दिवालिया कानून, जो पूरी व्यवस्था बदल देते हैं। प्रोसेस रिफॉर्म्स मौजूदा सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, ताकि काम आसान और तेज हो। 2020 से 21 की इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि जटिल नियमों की जगह सरल और पारदर्शी प्रक्रियाएं चाहिए। इनका महत्व क्या है? भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। प्रोसेस रिफॉर्म्स इसे गति देते हैं। ये बड़े बदलावों के बीच की कड़ी हैं। ये आम लोगों, बिजनेस और वैज्ञानिकों की रोजमर्रा की परेशानियां कम करते हैं। जैसे वैज्ञानिकों के लिए नई खरीद नियमों से रिसर्च आसान हुआ। ये पुराने नियमों, कागजी कार्रवाई और देरी को हटाते हैं। टेलीकॉम नियमों में बदलाव से बीपीओ और आईटी सेक्टर बढ़ा। पारदर्शिता से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी कम होती है। ये सरकार में प्रॉब्लम सॉल्विंग की सोच बनाते हैं, ताकि सिस्टम लचीला और जवाबदेह हो। कुछ उदाहरण देखें। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सब्सिडी सीधे लोगों के खाते में जाती है, जिससे लीकेज और डुप्लीकेशन रुका। कंपनी लिक्विडेशन पहले 4 साल लेता था, अब नियम सरल होने से कुछ मामलों में महीनों में हो जाता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से खरीद में 15 से 20% की बचत हुई। ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड जैसे पुराने संस्थानों को बंद या मर्ज किया गया। जन विश्वास एक्ट 2023 ने लीगल मेट्रोलॉजी के छोटे अपराधों को अपराध मुक्त कर भ्रष्टाचार रोका। कमर्शियल प्रोहिबिटेड स्पीचेस नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स (SC)
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया है जिसमें कहा गया है कि बोलने की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के कुछ नियम और सीमाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट एक मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें कुछ सोशल मीडिया कॉमेडियंस पर इल्जाम था कि उन्होंने दिव्यांग लोगों के बारे में असंवेदनशील मजाक बनाकर बोलने की आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया। चलिए कोर्ट के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। पहला, हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 क्लॉज 1A हमें बोलने और अपनी राय व्यक्त करने की आज़ादी देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि दो तरह की बातें इस आज़ादी में शामिल नहीं हैं। पहली है कमर्शियल स्पीच यानी विज्ञापन या ऐसी बातें जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए की जाएं। दूसरी है निषिद्ध भाषण यानी ऐसी बातें जो नफरत, हिंसा या दुश्मनी को बढ़ावा दें, जैसे किसी धर्म, जाति, नस्ल या समुदाय के खिलाफ नफरत भरी बातें करना। दूसरा, सोशल मीडिया पर जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जैसे इन्फ्लुएंसर्स, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपनी बातों का असर समझना होगा। अगर वे गलत या असंवेदनशील बातें कहेंगे तो समाज में गलत संदेश जाएगा। तीसरा, कोर्ट ने कहा कि ऐसी गलत बातों के लिए सजा होनी चाहिए। इसके लिए आईटी नियमों और सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। साथ ही जिन लोगों को नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा भी मिल सकता है। चौथा, कोर्ट ने सरकार से कहा कि सोशल मीडिया कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट और व्यापक दिशानिर्देश बनाए जाएं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ऑनलाइन दुनिया में लोग जिम्मेदारी से अपनी बात रखें। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों को भी देखते हैं जो इस मामले से जुड़े हैं। 2020 में अमिश देवगन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने साफ किया कि बोलने की आज़ादी और नफरत भरे भाषण में फर्क है। खासकर बड़े इन्फ्लुएंसर्स को अपनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं 2015 में श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन अभिव्यक्ति को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि वह तुरंत नुकसान न पहुंचाए। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। रूल्स फॉर ओसीआई कार्ड टाइटन्ड। हाल ही में अगस्त 2025 में गृह मंत्रालय ने ओसीआई कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के नियमों को और सख्त कर दिया है। यह नोटिफिकेशन सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 7D के तहत जारी किया गया है। सबसे पहले ओसीआई कार्ड क्या है? यह 2005 में सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन से शुरू हुआ। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारत आने जाने की आजीवन सुविधा देता है। 2015 में पीआईओ कार्ड स्कीम को ओसीआई में मिला दिया गया और सभी पीआईओ कार्ड धारकों को ओसीआई माना गया। लेकिन याद रखें, यह ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, मतलब राजनीतिक अधिकार जैसे वोटिंग या सरकारी पद नहीं मिलते। अब नोटिफिकेशन के मुख्य बदलाव। ओसीआई रजिस्ट्रेशन कैंसल हो सकता है अगर कोई व्यक्ति 2 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा पाले या उसके खिलाफ 7 साल या ज्यादा सजा वाले अपराध का चार्जशीट दाखिल हो जाए। यह नियम अपराधियों को भारत में आसानी से घुसपैठ करने से रोकने के लिए है। इससे ओसीआई धारकों को और जिम्मेदार बनाया गया है। ओसीआई कैंसल करने के पुराने आधार भी हैं, जैसे अगर फ्रॉड से कार्ड लिया गया हो या ओसीआई धारक भारतीय संविधान के खिलाफ हो या भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, विदेशी संबंधों या जनहित में ऐसा जरूरी हो। ओसीआई धारकों को क्या फायदे मिलते हैं? वे मल्टीपल एंट्री लाइफ टाइम वीजा के साथ भारत आ जा सकते हैं, किसी भी समय के लिए रह सकते हैं बिना विदेशी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास रजिस्टर किए। एनआरआई की तरह आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी, लेकिन कृषि या प्लांटेशन प्रॉपर्टी खरीदने में नहीं। हाल ही में यह बदलाव आया है क्योंकि कुछ मामलों में अपराधी ओसीआई का गलत फायदा उठा रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने आईएएस की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए 17वीं चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। यह चुनाव 9 सितंबर 2025 को होगा। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर पद खाली हो जाए तो अनुच्छेद 68 धारा 2 के तहत जल्दी से चुनाव कराना जरूरी है। मतदाता कौन? इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल हैं, चुने हुए और नामित दोनों। अभी कुल 782 सांसद हैं जो वोट देंगे। वोटिंग सिस्टम कैसा है? अनुच्छेद 66 क्लॉज 1 के अनुसार यह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, मतलब वोट गुप्त मतपत्र से होते हैं और पहली प्राथमिकता का वोट देना अनिवार्य है। चुनाव आयोग ही सब संभालता है। अनुच्छेद 324 और 1952 के प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट के तहत चुनाव की प्रक्रिया। नामांकन के लिए कम से कम 20 सांसद प्रस्तावक और 20 समर्थक होने चाहिए। साथ ही 15,000 रुपए का डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। वोटिंग संसद भवन में होती है, जहां चुनाव आयोग स्पेशल पेन देता है।
गलत पेन इस्तेमाल करने पर वोट अमान्य हो जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा के महासचिव होते हैं और आयोग पर्यवेक्षक भी नियुक्त करता है। चुनाव में कुछ सख्त सुरक्षा नियम भी हैं। कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती, यानी सांसदों को पार्टी लाइन पर वोट न करने की आज़ादी। गुप्तता का उल्लंघन या किसी को मतपत्र दिखाना वोट रद्द करवा सकता है। रिश्वत या अनुचित प्रभाव डालना चुनाव को चुनौती देने का आधार बनता है। 1952 के एक्ट के तहत अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए, इससे हमें अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सहायता देने वाली एक नई योजना को मंजूरी दी है। यह योजना ग्रांट इन एड टू एनसीडीसी है, जो सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए है। सबसे पहले योजना के बारे में। यह 4 साल की योजना है, जिसमें कुल 2000 करोड़ रुपए का बजट है। हर साल 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पैसा एनसीडीसी को दिया जाएगा, जो योजना को चलाने वाली एजेंसी बनेगी। एनसीडीसी फंड बांटेगा, प्रोजेक्ट्स की निगरानी करेगा और लोन की रिकवरी भी संभालेगा। अब ग्रांट इन एड क्या है? यह सरकार की तरफ से दी जाने वाली मदद है, जैसे दान या योगदान। एक सरकार दूसरी को यह देती है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 275 के तहत सांविधिक ग्रांट्स होते हैं, जो कानून से तय होते हैं, और अनुच्छेद 282 के तहत विवेकाधीन ग्रांट्स, जो जरूरत के हिसाब से दिए जाते हैं। यह योजना इसी तरह की मदद है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। एनसीडीसी का क्या काम है? यह सहकारी समितियों के लिए वित्तीय मदद का बड़ा केंद्र है। भारत में 29 करोड़ सदस्य हैं इन समितियों के, जिनमें 94% किसान हैं। यह पैसा उन्हें नई परियोजनाओं, तकनीक अपग्रेडेशन और रोजगार के लिए मदद देगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक सांविधिक निगम के रूप में सहकारिता मंत्रालय के तहत की गई थी। एनसीडीसी अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि निगम के संचालन क्षेत्र को विस्तृत किया जा सके, जिससे यह विभिन्न प्रकार के सहकारी संगठनों की सहायता कर सके और इसका वित्तीय आधार भी बढ़ सके। एनसीडीसी का प्रबंधन एक सामान्य परिषद द्वारा किया जाता है, जिसमें 51 सदस्य होते हैं। ये सदस्य निगम की नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने का काम करते हैं। दैनिक कार्यों को 12 सदस्यीय प्रबंधन बोर्ड द्वारा संभाला जाता है। अब हम इंटरनेशनल रिलेशंस के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल ऑर्डर। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव में इस बारे में बात की। वैश्विक व्यवस्था क्यों निष्पक्ष नहीं है? पहला, वैश्विक संस्थानों में असमान प्रतिनिधित्व। जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देश चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के पास स्थायी सीट और वीटो पावर है। इसका मतलब है कि ये देश बड़े फैसले ले सकते हैं और बाकी देशों की आवाज दब जाती है। दूसरा, ग्लोबल साउथ की अनदेखी। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देश जैसे भारत, अफ्रीका के देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कम वोटिंग पावर मिलती है। उदाहरण के लिए अमेरिका के पास 16.49% वोट हैं, जबकि उसकी आबादी दुनिया की सिर्फ 4.22% है। यह असमानता है। तीसरा, बहुपक्षीय सहयोग कमजोर है। कुछ शक्तिशाली देश वैश्विक मंचों को नजरअंदाज करते हैं, जैसे अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का फैसला किया, जिससे वैश्विक सहयोग कमजोर होता है। चौथा, व्यापार में भेदभाव। कुछ देश व्यापार को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका ने भारत से आयात पर 25% टैरिफ लगाया और यूरोपीय संघ का कार्बन टैक्स भी विकासशील देशों के लिए मुश्किलें पैदा करता है। पांचवा, जलवायु परिवर्तन में असमानता। औद्योगिक देश जैसे अमेरिका ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन के 20% के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इसका सबसे बुरा असर ग्लोबल साउथ पर पड़ता है। जैसे 2024 में फिलीपींस में भीषण गर्मी और सूखे ने कई लोगों की जान ली। छठा, तकनीक और ज्ञान का अंतर। दुनिया का 40% निजी शोध और विकास निवेश सिर्फ 100 कंपनियां, ज्यादातर अमेरिका और चीन में करती हैं। यह तकनीकी असमानता को बढ़ाता है। इसे बेहतर कैसे बनाएं? पहला, वैश्विक संस्थानों में सुधार। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान जैसे G4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहे हैं ताकि सभी की आवाज सुनी जाए। दूसरा, ग्लोबल साउथ को मजबूत करना। भारत ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट जैसे मंच शुरू किए हैं, जो समावेशी विश्व व्यवस्था की दिशा में कदम है। तीसरा, रियो डी जनेरियो घोषणा को लागू करना। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में यह घोषणा हुई, जो समावेशी AI गवर्नेंस और IMF कोटे में बदलाव की बात करती है, ताकि वैश्विक वास्तविकताएं बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित हों। चौथा, डिजिटल और तकनीकी अंतर को कम करना। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल जैसे आधार और UPI ग्लोबल साउथ के लिए एक उदाहरण है। इसे और बढ़ावा देना चाहिए। पांचवा, जलवायु न्याय। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे ढांचे को मजबूत करना, ताकि औद्योगिक देश जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी लें। निष्कर्ष,
एक निष्पक्ष वैश्विक व्यवस्था के लिए हमें समावेशी संस्थान, बराबरी का वित्तीय सहयोग और उत्तर दक्षिण के बीच संतुलित सहयोग चाहिए। भारत जैसे उभरते देश इस दिशा में सेतु बन सकते हैं। हाल ही में भारत ने ब्रिक्स और बिम्स्टेक जैसे मंचों पर इस मुद्दे को उठाया, जो एक सकारात्मक कदम है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। इंडिया स्ट्रैटेजी इन इंडियन ओशन। हाल ही में संसद की विदेश मामलों की समिति ने लोकसभा में भारत की हिंद महासागर रणनीति पर एक रिपोर्ट पेश की। आइए समझते हैं कि हिंद महासागर क्यों महत्वपूर्ण है और भारत की रणनीति क्या है। हिंद महासागर क्यों महत्वपूर्ण है? यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसमें दुनिया की 1/3 आबादी रहती है। विश्व के 2/3 तेल शिपमेंट इस महासागर से होकर गुजरते हैं। भारत का 90% व्यापार, खासकर लगभग सारा तेल आयात, हिंद महासागर के रास्ते होता है। भारत के पास इस क्षेत्र में 24 लाख वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र है। भारत की हिंद महासागर रणनीति। पहला, रणनीतिक साझेदारी। भारत की रणनीति पड़ोसी पहले नीति और सागर सिद्धांत पर आधारित है। मार्च 2025 में भारत ने महासागर सिद्धांत शुरू किया, जो सागर का विस्तार है। इसका मतलब है क्षेत्र में समग्र सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना। दूसरा, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। भारत हिंद महासागर में सुरक्षा का प्रमुख प्रदाता है। भारत समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने, समुद्री आतंकवाद और अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करता है। भारत अपने सूचना संलग्न केंद्र के जरिए अन्य देशों के साथ जानकारी साझा करता है और संयुक्त ईईजेड निगरानी अभ्यास करता है। तीसरा, तटीय देशों के साथ सहयोग। भारत मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका और सेशेल्स जैसे तटीय देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाता है। भारत इन देशों को विकास सहायता, क्षमता निर्माण, आपदा राहत और रक्षा सुरक्षा सहयोग देता है। चौथा, क्षेत्रीय नेतृत्व। भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और इंडियन ओशन कमीशन जैसे बहुपक्षीय मंचों में अहम भूमिका निभाता है। पांचवा, बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी। भारत बंदरगाहों के विकास में निवेश कर रहा है, जैसे ईरान का चाबहार बंदरगाह और श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स में भी। सागरमाला 2.0 योजना भारत की बंदरगाह कनेक्टिविटी, अंतर्देशीय जलमार्ग और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। छठा, मानवीय सहायता और आपदा राहत। भारत आपदाओं में पहला सहायक बनकर उभरा है। उदाहरण के लिए, हाल ही में टाइफून यागी से आई बाढ़ के बाद भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया और म्यांमार, लाओस और वियतनाम को राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता दी। हिंद महासागर क्षेत्र के महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच। पहला, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। भारत इसके 23 सदस्य देशों में से एक संस्थापक सदस्य है। यह संगठन आर्थिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। दूसरा, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। भारत ने 2008 में इसे शुरू किया। इसका लक्ष्य तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना है। तीसरा, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। 2019 में भारत ने इसे शुरू किया। यह एक खुला, गैरसंधि आधारित वैश्विक पहल है जो समुद्री क्षेत्र के प्रबंधन, संरक्षण और सुरक्षा पर ध्यान देता है। चौथा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यह समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत, पर्यावरण संरक्षण, कनेक्टिविटी, साइबर सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर काम करता है। पांचवा, बिम्स्टेक। भारत इसमें सुरक्षा स्तंभ का नेतृत्व करता है, जिसमें आतंकवाद, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा सुरक्षा शामिल हैं। छठा, इंडियन ओशन कमीशन। यह एक छोटा संगठन है जो आर्थिक, पर्यावरण और समुद्री सुरक्षा पर ध्यान देता है। भारत इसमें पर्यवेक्षक देश है। भारत की रणनीति के सामने चुनौतियां और खतरे। पहला, भू राजनीतिक चुनौतियां। क्षेत्र में बाहरी देशों, खासकर चीन की बढ़ती मौजूदगी, जैसे श्रीलंका और मालदीव में चीन के बंदरगाह और बुनियादी ढांचे में निवेश से भारत के सुरक्षा हित प्रभावित हो रहे हैं। छोटे द्वीपीय देश भारत और अन्य देशों के बीच संतुलन बनाते हैं, जो स्थिर सहयोग में बाधा है। दूसरा, समुद्री सुरक्षा। क्षेत्र में समुद्री डकैती, आतंकवाद, अवैध मछली पकड़ना, ड्रग तस्करी और तस्करी जैसी समस्याएं हैं। तीसरा, बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी की कमी। श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स जैसे भारत के सहयोगी देशों में बुनियादी ढांचे और वित्तीय संसाधनों की कमी है। आगे की राह। पहला, रणनीतिक सगाई योजना। भारत को 35 तटीय देशों के लिए एक व्यापक और लचीली योजना बनानी चाहिए, जिसमें समुद्री सुरक्षा, जलवायु लचीलापन, बुनियादी ढांचा और रक्षा सहयोग शामिल हों। दूसरा, रणनीति कार्यान्वयन को संस्थागत करना। एक अंतर मंत्रालयी टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय बनाए और भारत के हितों को तेजी से लागू करे। तीसरा, हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक रणनीति का एकीकरण। क्वाड, आईओआरए और एसीएएन जैसे मंचों के जरिए सहयोग को मजबूत करते हुए एक एकीकृत समुद्री रणनीति बनानी चाहिए। चौथा, ग्रीन महासागर। भारत को अपनी रणनीति में पर्यावरणीय स्थिरता को शामिल करना चाहिए, जैसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, प्रदूषण कम करना और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
पांचवां, समुद्री रणनीति को मजबूत करना। उपग्रह निगरानी और एआई आधारित समुद्री जागरूकता जैसी उन्नत तकनीकों से भारत की समुद्री ताकत बढ़ानी चाहिए। छठा, भारतीय नौसेना की भूमिका। नौसेना की तत्परता, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। सातवां, सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ाना। भारतीय मिशनों को सांस्कृतिक केंद्र, कला प्रदर्शन और विरासत संवर्धन के लिए अधिक फंडिंग देनी चाहिए। निष्कर्ष, भारत की हिंद महासागर रणनीति सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य हिंद महासागर को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून के आधार पर मुक्त, खुला और समावेशी बनाना है। हाल ही में टाइफून यागी के बाद ऑपरेशन सद्भाव जैसे कदम भारत की प्रतिबद्धता दिखाते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस सेंट्रलिटी। हाल ही में खबरों में है कि बड़े देशों की प्रतिद्वंद्विता और व्यापारिक तनाव के कारण ASEAN की केंद्रीय भूमिका पर दबाव बढ़ रहा है। ASEAN क्या है? ASEAN की स्थापना 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी, जब बैंकॉक डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर हुए। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति, शांति, स्थिरता और कानून का शासन, साथ ही शिक्षा, व्यापार, कृषि और उद्योग में सहयोग। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इसमें 10 सदस्य देश हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ASEAN समिट इसका सबसे बड़ा नीति निर्माण मंच है, जिसमें सभी सदस्य देशों के नेता शामिल होते हैं। ASEAN चार्टर का आर्टिकल 1.15 कहता है कि ASEAN का लक्ष्य क्षेत्रीय और बाहरी सहयोग में केंद्रीय भूमिका निभाना है। ASEAN सेंट्रलिटी की क्षेत्र में प्रासंगिकता, सुरक्षा और स्थिरता। ASEAN रीजन फोरम और ASEAN डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस जैसे मंचों के जरिए सुरक्षा और समुद्री संवाद को बढ़ावा देता है। आर्थिक एकीकरण। ASEAN ने RCEP शुरू किया, जो एशिया पैसिफिक में व्यापार को मजबूत करता है। नियम निर्माण। ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन जैसे ढांचे ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाया। अब चीन, अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश भी इसके हस्ताक्षर करता है। ASEAN सेंट्रलिटी के सामने खतरे। बड़े देशों की प्रतिद्वंद्विता। अमेरिका चीन की प्रतिस्पर्धा ASEAN की एकता को कमजोर कर रही है। अमेरिकी टैरिफ। ये टैरिफ ASEAN अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को अस्थिर कर रहे हैं। नए क्षेत्रीय ढांचे। क्वाड और ऑकूस जैसे नए समूह ASEAN के नेतृत्व वाले मंचों, जैसे ईस्ट एशिया समिट, को चुनौती दे रहे हैं। आंतरिक मतभेद। जैसे वियतनाम चीन के खिलाफ सख्त रुख चाहता है, जबकि कंबोडिया और लाओस चीनी निवेश पर निर्भर हैं। विश्वसनीयता संकट। म्यांमार संकट में ASEAN का 5 पॉइंट कंसेंसस लागू नहीं हो सका, जिससे बाहरी देशों का हस्तक्षेप बढ़ा। संस्थागत कमजोरी। ASEAN सचिवालय के पास संसाधनों की कमी है, जिससे बड़े लक्ष्य पूरे करना मुश्किल है। ASEAN सेंट्रलिटी को मजबूत करने का रास्ता। ASEAN को अपग्रेड करना। ASEAN कम्युनिटी विजन 2045 और आर्थिक व सुरक्षा रणनीति सही दिशा में कदम है। समान विचारधारा वाले देशों से सहयोग, जैसे यूरोपीय संघ ASEAN के साथ मुक्त व्यापार समझौते बढ़ा रहा है। औपचारिक परामर्श तंत्र। क्वाड जैसे समूहों के साथ संयुक्त पहल और ASEAN लेड प्रक्रियाओं को जोड़ना। भारत के साथ घनिष्ठ साझेदारी। भारत क्षेत्रीय व्यापार, आर्थिक विविधता और स्थिरता में ASEAN के साथ सहयोग बढ़ा सकता है। भारत ASEAN सेंट्रलिटी के बदलाव से कैसे निपट सकता है? प्रयासों का तालमेल। भारत का इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और ASEAN का आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक समुद्री सुरक्षा, आपदा राहत और नीली अर्थव्यवस्था पर सहयोग बढ़ा सकते हैं। उपक्षेत्रीय ढांचों से तालमेल। IORA, बिम्स्टेक और इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जैसे मंचों के साथ सहयोग। भारत व्यापार समझौते की समीक्षा, इसे और प्रभावी, सरल और व्यापार अनुकूल बनाना। पर्यटन सहयोग योजना 2023-2027। पर्यटन, शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध में सहयोग बढ़ाना। निष्कर्ष, ASEAN दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख संगठन है। इसे अपनी केंद्रीय भूमिका बनाए रखने के लिए बाहरी देशों की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं से बचते हुए क्षेत्रीय विकास पर ध्यान देना होगा। भारत हाल ही में ASEAN के साथ व्यापार और समुद्री सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, जो एक सकारात्मक कदम है। इंडिया फिलीपींस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनैंड मार्कोस जूनियर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को औपचारिक रूप से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर उठा दिया गया। ये पार्टनरशिप 2025 से 2029 तक चलने वाले एक्शन प्लान से निर्देशित होगी। कुल 13 द्विपक्षीय समझौते साइन हुए, जो रक्षा, व्यापार, विज्ञान, पर्यटन और तकनीक जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। ये 75 साल पुरानी कूटनीतिक दोस्ती का जश्न भी मनाता है, जो 1949 में शुरू हुई थी। अब भारत फिलीपींस संबंधों की मजबूती कैसे बढ़ी? ये भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ी है।
इन नीतियों ने एशिया के पूर्वी देशों के साथ रिश्ते मजबूत किए और फिलीपींस इसमें एक महत्वपूर्ण साथी है। संबंधों की कन्वर्जेंस क्या है? पहला, रक्षा साझेदारी। दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ा है, खासकर रक्षा सहयोग से। उदाहरण के लिए भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला विदेशी निर्यात किया, $375 मिलियन का सौदा। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस की तटीय सुरक्षा को मजबूत बनाएगी। हाल ही में दोनों नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में पहली संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी किया। दूसरा, चीन फैक्टर। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता फिलीपींस की संप्रभुता को खतरा पैदा कर रही है, साथ ही भारत के समुद्री व्यापार मार्गों को भी। इससे दोनों देश करीब आ रहे हैं। भारत 2016 के आर्बिट्रेशन रूलिंग का समर्थन करता है, जो यूएनसीएलओएस के तहत नियमाधारित व्यवस्था को मजबूत बनाता है। भारत दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता और नियमाधारित व्यवस्था की मांग करता है। तीसरा, इंडो पैसिफिक विजन। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक आउटरीच में फिलीपींस एक प्रमुख खिलाड़ी है। ये साझेदारी साइबर, अर्थव्यवस्था, समुद्री और रक्षा में सहयोग बढ़ाएगी। निष्कर्ष, भारत फिलीपींस संबंध अब रणनीतिक रूप से गहरे हो गए हैं। ये इंडो पैसिफिक में नियमाधारित व्यवस्था को बढ़ावा देगा और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करेगा। साथ मिलकर दोनों देश क्षेत्र में समृद्धि, स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इंडिया ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। ये भारत और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने मिलकर शुरू किया एक खास प्रोजेक्ट है। इसका मकसद है भारत के विकास के अनुभवों को और हमारी अच्छी प्रथाओं को दुनिया के दूसरे देशों के साथ बांटना, खासकर एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन देशों के साथ। इसे सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था, यानी ये अभी काफी नया है और बहुत सारी संभावनाओं से भरा हुआ है। इसका लक्ष्य है ग्लोबल साउथ के देशों को तेजी से तरक्की करने में मदद करना। कैसे? ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के जरिए। ये प्रोग्राम्स संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी को हासिल करने में मदद करते हैं। एसडीजी वो लक्ष्य हैं जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं, जैसे गरीबी हटाना, अच्छी शिक्षा और पर्यावरण की रक्षा। ये काम कैसे हो रहा है? इसके लिए दो बड़े रास्ते हैं। पहला है यूएन इंडिया एसडीजी कंट्री फंड। ये एक नया फंड है जो इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। दूसरा है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, जिसे हम आईटीसी कहते हैं। आईटीसी के जरिए भारत पहले से ही कई देशों को ट्रेनिंग और टेक्निकल मदद देता है। हाल ही में भारत ने इस इनिशिएटिव के तहत कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स एशिया, अफ्रीका और कैरेबियन देशों के लिए हैं। इनमें लोगों को नई स्किल्स सिखाना, तकनीकी जानकारी देना और विकास के नए तरीके साझा करना शामिल है। उदाहरण के लिए, हाल ही में भारत ने कुछ अफ्रीकी देशों के लिए डिजिटल एजुकेशन और हेल्थ केयर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए। ये सब इस इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। बात करेंगे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी ईएयू के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगस्त 2025 में दोनों ने ट्रेड डील के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए। ये हस्ताक्षर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की बातचीत की औपचारिक शुरुआत का निशान है। इसका लक्ष्य है व्यापार सहयोग के लिए एक लंबे समय का ढांचा तैयार करना। ये एक बड़ा कदम है जो भारत को नए बाजारों की ओर ले जाएगा। इस एफटीए के संभावित फायदे क्या हैं? चलिए आर्थिक फायदों से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा फायदा है व्यापार विस्तार। ये अनदेखे व्यापार की संभावनाओं को खोलेगा, निवेश बढ़ाएगा और भारतीय ईयू के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी बनेगी। उदाहरण के तौर पर 2024 में दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $69 अरब तक पहुंच गया, जो 2023 से 7% ज्यादा था। दूसरा, बाजार पहुंच। ये भारतीय निर्यातकों के लिए बड़े अवसर खोलेगा, खासकर अमेरिकी टैरिफ बढ़ने के बीच। भारत नए क्षेत्रों और भौगोलिक इलाकों में विविधीकरण कर सकेगा। तीसरा, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। ये भारत को गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ मजबूत बनाएगा और खास तौर पर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई को बड़ा लाभ मिलेगा। चौथा, ऊर्जा साझेदारी। ईएयू में प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा भरपूर हैं, जो भारत की विकास जरूरतों के लिए जरूरी हैं। मिसाल के लिए, रूस अब भारत के कुल तेल आयात का 35 से 40% हिस्सा आपूर्ति करता है, जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाता है। अब रणनीतिक फायदे। रूस के नेतृत्व वाले इस ब्लॉक से रिश्ते मजबूत करने से भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति और सशक्त होगी, यानी हम कई देशों के साथ संतुलित रिश्ते रख सकेंगे, जो वैश्विक राजनीति में हमारी स्वतंत्रता बढ़ाएगा। ईएयू क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए बना है। इसमें आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और रूस जैसे 5 देश शामिल हैं। इसका जन्म 2014 में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन संधि से हुआ। ये यूनियन माल, सेवाओं, पूंजी और श्रमिकों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करती है, जिससे सदस्य देशों के बीच व्यापार आसान हो जाता है। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी।
अगस्त 2025 में रूस ने आधिकारिक तौर पर 1987 की IFN संधि से अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर दी। इसका मुख्य कारण रूस ने अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाइयों को बताया। जैसे अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियों को रूसी तटों के करीब तैनात करने का आदेश दिया। साथ ही फिलीपींस में टाइफून मिसाइल सिस्टम की तैनाती की। ये सब तनाव बढ़ाने वाले कदम माने गए। अब IFN संधि के बारे में जानते हैं। ये संधि 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई थी। इसका मुख्य नियम था कि 500 से 5500 किलोमीटर रेंज वाली सभी जमीनी लॉन्च बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करना होगा। ये पहली बड़ी संधि थी जिसने न्यूक्लियर हथियारों को कम किया, एक पूरी श्रेणी के हथियारों को हटाया और सत्यापन के लिए साइट पर निरीक्षण की अनुमति दी। लेकिन 2019 में अमेरिका के बाहर निकलने के बाद ये संधि पहले से कमजोर हो चुकी थी। अब इसके प्रभाव क्या हैं? न्यूक्लियर हथियार नियंत्रण पर असर। सबसे बड़ा खतरा है हथियार नियंत्रण ढांचे का टूटना। इससे विश्वास कम होता है और भविष्य के न्यूक्लियर निरस्त्रीकरण प्रयास रुक जाते हैं। दूसरा, न्यूक्लियर निरस्त्रीकरण पर नकारात्मक प्रभाव। बड़े देश न्यूक्लियर आधुनिकीकरण तेज कर रहे हैं, जबकि गैर न्यूक्लियर देश अपनी गैर प्रसार प्रतिबद्धताओं पर पुनर्विचार कर रहे हैं। इससे वैश्विक अस्थिरता बढ़ रही है। तीसरा, कोल्ड वॉर की राजनीति की वापसी। संधि का पतन यूरोपीय मिसाइल संकट के दोहराव की आशंका पैदा कर रहा है, जैसे पुराने दिनों में होता था। चौथा, सुरक्षा जोखिम बढ़ना। ऐसी मिसाइलें लक्ष्य तक कम समय में पहुंचती हैं, जिससे गलत लॉन्च चेतावनी पर वैश्विक न्यूक्लियर संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। आर्मेनिया अजरबैजान पीस अग्रीमेंट ब्रोकर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। 8 अगस्त 2025 को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने इस पर हस्ताक्षर किए। अब समझौते की मुख्य धाराएं क्या हैं? पहली है शत्रुता का समापन। दोनों देशों ने सशस्त्र संघर्ष खत्म करने और एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का वादा किया। दूसरी है ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी यानी ट्रिप। ये एक नया पारगमन मार्ग है जो अजरबैजान को उसके एन्क्लेव नखिचेवान से जोड़ेगा, जो आर्मेनिया की जमीन के रास्ते गुजरेगा। अमेरिका को इसकी विशेष विकास अधिकार 99 साल के लिए मिले हैं, जो ऊर्जा और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होगा। तीसरी, अमेरिका के साथ सहयोग। दोनों देशों ने अलग अलग अमेरिका के साथ ऊर्जा, तकनीक और अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाने के समझौते साइन किए। इससे दक्षिण काकेशस क्षेत्र में आर्थिक अवसर खुलेंगे। अब संघर्ष का बैकग्राउंड समझते हैं। ये विवाद मुख्य रूप से नागोर्नो करबाख पर है, जो अजरबैजान के अंदर है, लेकिन ज्यादातर आर्मेनियाई लोगों से भरा हुआ था। 1980 के दशक में नागोर्नो करबाख ने अजरबैजान से अलग होने की कोशिश की, आर्मेनिया के समर्थन से। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद दोनों देश आजाद हुए, लेकिन झगड़ा जारी रहा। 2023 में अजरबैजान ने पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे लगभग 1 लाख आर्मेनियाई आर्मेनिया भाग गए। ये समझौता उस दर्द को कम करने की दिशा में है। भारत का हित क्या है? भारत इस शांति सौदे का समर्थन करता है और इसे संवाद और कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि कहता है। क्यों? क्योंकि आर्मेनिया क्षेत्र में एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत का 1995 का मित्रता और सहयोग संधि है। साथ ही अजरबैजान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रास्ते पर आता है, जो भारत को रूस से मध्य एशिया के जरिए जोड़ता है। इससे हमारा व्यापार और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने IAS की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अलास्का समिट। 15 अगस्त 2025 को अलास्का के एंकोरेज में जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिले। मुख्य चर्चा थी रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने पर। ट्रंप ने युद्ध विराम की मांग की, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। पुतिन ने डोनबास क्षेत्र को रूस को सौंपने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इसे ठुकरा दिया। दोनों नेताओं ने बातचीत को उपयोगी बताया, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। ट्रंप अब ज़ेलेंस्की से व्हाइट हाउस में मिलेंगे ताकि शांति के रास्ते तलाशें। अब अलास्का के बारे में जानते हैं। अलास्का अमेरिका का एक गैर संनादेशी राज्य है, जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या कम है। इसे 1867 में अलास्का संधि के तहत अमेरिका ने रूस से $72 लाख में खरीदा था। तब रूस को ये फूली लगी, लेकिन आज ये सोने और तेल का खजाना है। अलास्का की समुद्री सीमाएं क्या हैं? उत्तर में ब्यूफोर्ट सागर और आर्कटिक महासागर, दक्षिण में गल्फ ऑफ अलास्का और प्रशांत महासागर, पश्चिम में बेरिंग सागर और उत्तर पश्चिम में चुकोची सागर। ये सीमाएं इसे रूस के करीब लाती हैं, जो समिट के लिए प्रतीकात्मक था। अलास्का की खासियतें क्या हैं? यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स यानी ऑरोरा बोरेलिस आसानी से दिखाई देते हैं, रंग बिरंगे आकाश के नृत्य।
राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा आर्कटिक सर्कल के अंदर है और 85% हिस्सा परमाफ्रॉस्ट यानी स्थायी जमी हुई मिट्टी के नीचे है। ये ठंडा इलाका पर्यावरण और ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट 19 से 21 अगस्त 2025 को थाईलैंड के फुकेट में हुई 23वीं एआईबीडी जनरल कॉन्फ्रेंस में भारत को एआईबीडी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया। सबसे ज्यादा वोट मिले भारत को। प्रसार भारती के सीईओ श्री गौरव द्विवेदी, जो एआईबीडी जीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, ने सभी सदस्य देशों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत इस नेतृत्व पर गर्व करता है और आने वाले समय में एआईबीडी के प्रोग्राम्स में और मजबूती से योगदान देगा। ये भारत की 2016 के बाद दूसरी बार चेयरमैनशिप है, जो हमारी मीडिया क्षेत्र में बढ़ती भूमिका दिखाती है। अब एआईबीडी के बारे में जानते हैं। ये एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट एक अनोखा क्षेत्रीय अंतरसरकारी संगठन है। इसका जन्म 1977 में यूनेस्को के संरक्षण में हुआ था। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है। एआईबीडी का मंडेट क्या है? इसका लक्ष्य है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक जीवंत और एकजुट माहौल बनाना, यानी रेडियो, टीवी और डिजिटल मीडिया को मजबूत करना, ताकि जानकारी का आदान प्रदान आसान हो और विकास हो। कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 45 देशों से 92 सदस्य संगठन हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। प्रसार भारती, जो भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एआईबीडी में प्रतिनिधित्व करता है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए, इससे हमें अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। एरियाज इन कॉन्फ्लिक्ट इन न्यूज। हम समाचारों में छाए उन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जो संघर्षों से जूझ रहे हैं। ये गाजा, सूडान, यूक्रेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हैं। सबसे पहले गाजा। ये पूर्वी भूमध्य सागर के किनारे एक छोटी तटीय पट्टी है। ये इजरायल से उत्तर और पूर्व में और मिस्र से दक्षिण पश्चिम में घिरी हुई है। लगभग 22 लाख लोग यहाँ रहते हैं, जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। मुख्य संघर्ष वाले क्षेत्र हैं खान यूनिस, राफा, जबालिया और दिर अलबला। हाल ही में अगस्त 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गाजा में अकाल घोषित कर दिया। हमास के इजरायल पर हमले के बाद इजरायल की लंबी नाकाबंदी और सहायता पर पाबंदी से 5 लाख से ज्यादा लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। यूएन ने कहा कि ये 21वीं सदी का अकाल है, जहां ड्रोन और आधुनिक हथियारों के बीच भूख से मौतें हो रही हैं। अगला, सूडान। ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, मिस्र से उत्तर में और लाल सागर से उत्तर पूर्व में सटा हुआ। अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जहां सफेद नील और नीला नील नदियां बहती हैं। मुख्य संघर्ष वाले इलाके हैं दारफुर, खार्तूम, साउथ कोर्डोफान और ब्लू नाइल स्टेट्स। अप्रैल 2023 में सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ के बीच सत्ता की लड़ाई से गृहयुद्ध छिड़ गया। मार्च 2025 तक सेना ने खार्तूम को वापस ले लिया, लेकिन दारफुर और कोर्डोफान में आरएसएफ का कब्जा है। अब यूक्रेन। ये रूस से पूर्व में और काला सागर व आजोव सागर से दक्षिण में घिरा हुआ है। यहाँ डिप्रो नदी कीव से होकर काले सागर तक बहती है। पश्चिम में कार्पेथियन पर्वत और दक्षिण में क्रिमियन पर्वत हैं। मुख्य क्षेत्र हैं कीव, डोनेस्क, जापोरिजिया, चरकासी, चेरनिहिव और खार्किव। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से मानवीय हालात बिगड़ रहे हैं। अप्रैल 2025 में कीव पर बड़ा हमला हुआ, जिसमें खार्किव और जापोरिजिया भी प्रभावित हुए। आखिर में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये मध्य अफ्रीका में दूसरा सबसे बड़ा देश है। कांगो नदी बेसिन यहाँ है, जो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और कांगो वर्षावन अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय जंगल, कोबाल्ट, कॉपर और सोना जैसे खनिजों से भरपूर। मुख्य संघर्ष वाले प्रांत हैं नॉर्थ किवू और इटूरी। पूर्व में जातीय तनाव, कमजोर शासन और खनिजों की लूट से लंबे युद्ध चल रहे हैं। जनवरी 2025 से M23 विद्रोहियों ने नॉर्थ और साउथ किवू पर कब्जा किया, गोमा शहर पर नियंत्रण कर लिया। इस वीडियो में हम सिक्योरिटी के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन का मकसद है गैरकानूनी तरीके से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों यानी इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या को हल करना। सबसे पहले समझते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स कौन होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो बिना सही दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा चोरी छुपे सीमा पार करके देश में आ जाते हैं। सरकार के पास इनकी सही संख्या नहीं है, लेकिन 2016 में बताया गया था कि करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी गैरकानूनी तौर पर भारत में रह रहे हैं। अब देखते हैं इससे क्या समस्याएं पैदा होती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर। कई बार आतंकवादी संगठन ऐसे लोगों को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारी सीमाओं पर पहले ही तस्करी, मानव व्यापार और अन्य अपराध होते हैं। इससे खतरा और बढ़ जाता है। जहां सबसे ज्यादा असर पड़ा है वह है असम और बांग्लादेश सीमा वाले राज्य। यहाँ आबादी का संतुलन बदल गया है, जिससे असमिया पहचान पर खतरा महसूस किया जा रहा है।
सामाजिक और आर्थिक असर। गैरकानूनी प्रवासी स्थानीय नौकरियों पर कब्जा कर लेते हैं, अक्सर कम मजदूरी पर काम करते हैं, जिससे स्थानीय मजदूरों की रोजी रोटी प्रभावित होती है। ये लोग स्वास्थ्य सेवाओं, राशन और अन्य सरकारी योजनाओं पर भी बोझ बढ़ाते हैं। कई बार ये खेती की जमीन और जंगलों पर कब्जा भी कर लेते हैं। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 लाया गया है, जिससे अधिकारियों को अधिकार मिलता है कि गैरकानूनी प्रवासियों को पकड़कर वापस भेजा जा सके। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी बनाया गया है। 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए भी लागू किया गया था। सीमा पर बाड़बंदी और लाइटिंग की जा रही है। अब तो राडार, सेंसर और ड्रोन जैसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो रहा है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल नाम की अदालतें बनाई गई हैं, जो तय करती हैं कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं। आगे क्या करना जरूरी है? सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र को और मजबूत करना होगा। सीमा पर नदी वाले इलाकों में फ्लोटिंग चौकियां और ड्रोन निगरानी की जा सकती है। भारत को एक राष्ट्रीय रेफ्यूजी लॉ की जरूरत है, जिससे असली शरणार्थी और गैरकानूनी मजदूरों में फिट किया जा सके। बांग्लादेश और दूसरे देशों के साथ समझौते करके उनके नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया तेज करनी होगी। सभी गैरकानूनी लोगों का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखना चाहिए और नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र देना चाहिए। निष्कर्ष, यह हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन समय की मांग है। अगर इसे सही ढंग से लागू किया गया तो सीमा सुरक्षा और समाज दोनों सुरक्षित रहेंगे। तेज फैसले, मजबूत बाड़बंदी और अच्छे अंतर्राष्ट्रीय समझौते ही इसके सफल होने की कुंजी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। इंक्रीज्ड प्राइवेट सेक्टर शेयर इन डिफेंस प्रोडक्शन। हाल ही में रक्षा उत्पादन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 25 में निजी क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर 23% हो गया है। यह लगातार तीसरा साल है जब निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी है। अब सवाल उठता है, ये कैसे संभव हुआ? संस्थागत सुधार। सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया ताकि तीनों सेनाओं में तालमेल बढ़े और देशी उपकरणों का इस्तेमाल बढ़े। नीतिगत सुधार। 2020 में नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लाया गया, जिसमें घरेलू खरीद को प्राथमिकता दी गई। इससे निजी कंपनियों के लिए बड़े अनुबंधों का रास्ता खुला। एफडीआई नीति को उदार बनाया गया। अब 74% तक ऑटोमेटिक रूट से निवेश हो सकता है और 100% तक सरकार की अनुमति से। इसी से टाटा एयरबस साझेदारी जैसी पहलें हुई। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट्स के तहत 5,500 से ज्यादा रक्षा सामान का आयात रोका गया। मतलब अब उन्हें देश के भीतर ही बनाना होगा। मेक इन इंडिया अभियान के जरिए निजी कंपनियों को रक्षा उत्पादन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। औद्योगिक ढांचा और बजट। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर बनाए गए, जहां कंपनियों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए सरकार ने 75% आधुनिकीकरण बजट यानी 1.11 लाख करोड़ रुपए भारतीय कंपनियों से ही खरीद के लिए रखा है। नवाचार और आसान व्यापार वातावरण। आईडीएक्स और अदिति जैसी योजनाओं से स्टार्टअप और एमएसएमईज को ड्रोन, एआई और क्वांटम तकनीक जैसे नए हथियार बनाने के लिए ग्रांट दी जा रही है। लाइसेंस प्रक्रिया आसान कर दी गई है। कई रक्षा वस्तुओं का डिलाइसेंस किया गया है और डिजिटल अनुमति प्रणाली लागू की गई है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। भारत अभी भी कई मामलों में पीछे है। रक्षा निर्यात का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा। जैसे हाल ने मलेशिया का एलसीए कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। कई कच्चे माल और हाईटेक पार्ट्स के लिए हम आयात पर निर्भर हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से S-400 की सप्लाई में देरी हुई। ये आयात पर निर्भरता का उदाहरण है। विदेशी कंपनियां अक्सर अपनी तकनीक पूरी तरह साझा नहीं करती, जिससे भारत में उन्नत तकनीक का विकास धीमा पड़ता है। हमारे पास एआई, हाइपरसोनिक्स, साइबर वॉरफेयर जैसी नई तकनीकों में गहराई की कमी है। रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन में चला जाता है, जिससे शोध और आधुनिकीकरण के लिए कम पैसा बचता है। आगे का रास्ता। रक्षा अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ाना होगा। विदेशी कंपनियों से केवल खरीदारी नहीं, बल्कि तकनीक साझा करने और संयुक्त उत्पादन की नीति अपनानी होगी। विशेष कौशल वाले इंजीनियर और तकनीकी मानव संसाधन तैयार करने होंगे। निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए डीपीएसयू और निजी कंपनियों को मिलकर विदेशी कॉन्ट्रैक्ट में भाग लेना चाहिए। स्टार्टअप और एमएसएमईज को लगातार वित्तीय और तकनीकी मदद दी जानी चाहिए। सरकार को डीआरडीओ का फोकस शोध पर रखना चाहिए और निजी क्षेत्र व विश्वविद्यालयों को इसमें जोड़ना चाहिए। निष्कर्ष, आने वाला दशक भारत के लिए बड़ा अवसर है। अब भारत केवल निर्माता नहीं, बल्कि नवोन्मेषक बन सकता है। एआई आधारित हथियारों से लेकर अंतरिक्ष और साइबर रक्षा तक भारत दुनिया की रक्षा तकनीक को नया आकार दे सकता है। अगर हम युवाओं की ऊर्जा, वैश्विक साझेदारियों और स्टार्टअप की शक्ति का सही इस्तेमाल करें तो भारत रक्षा उत्पादन की वैश्विक श्रृंखला में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। सुदर्शन चक्र मिशन।
15 अगस्त 2025 को हमारे प्रधानमंत्री ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की। यह मिशन भारत की रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। इसका नाम भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से प्रेरित है, जो बहुत शक्तिशाली और सटीक हथियार माना जाता है। ठीक वैसे ही यह मिशन हमारी सेना को दुश्मनों के हमलों से बचाने और हमारी ताकत बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इस मिशन का उद्देश्य दुश्मन की रक्षा घुसपैठ को बेअसर करने और भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना प्रोजेक्ट कुशा पर तेजी से प्रगति के लिए दबाव बना रही है, जो डीआरडीओ के नेतृत्व में एक लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली विकसित करने की एक स्वदेशी पहल है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले, यह मिशन भारत की रक्षा को और मजबूत करेगा। यह एक मल्टीलेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, यानी कई परतों वाला सुरक्षा कवच। इसका मतलब है कि अगर कोई दुश्मन हमला करेगा तो हम उसे हवा में ही रोक सकते हैं। दूसरा, यह हमारी आक्रामक क्षमता को भी बढ़ाएगा, ताकि हम जरूरत पड़ने पर सटीक और तेज जवाब दे सकें। यह सब हमारी सेना को और ताकतवर बनाएगा। प्रोजेक्ट कुशा क्या है? इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रोजेक्ट कुशा। इसे डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिलकर बना रहे हैं। इसका लक्ष्य है एक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाना, जिसे हम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या LRSAM कहते हैं। यह मिसाइल 2028 से 2029 तक तैयार हो जाएगी। यह मिसाइल इतनी खास होगी कि यह दूर से ही दुश्मन के विमानों या मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। मिशन की खासियतें क्या हैं? उन्नत तकनीक। इस मिशन में आधुनिक निगरानी, साइबर सुरक्षा और भौतिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को एक साथ जोड़ा जाएगा। सटीक हमला। यह सिस्टम बहुत सटीक होगा, यानी यह बिल्कुल निशाने पर वार करेगा। स्वदेशी तकनीक। यह पूरी तरह भारत में बनेगी। इसे बनाने से लेकर इस्तेमाल तक सब कुछ हमारा होगा। हवाई श्रेष्ठता। यह हमारे सैनिकों को जमीन पर सुरक्षा कवच देगा। डर का प्रभाव। यह दुश्मनों के लिए एक चेतावनी होगा कि भारत किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। आत्मनिर्भरता। यह मिशन भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। निष्कर्ष, सुदर्शन चक्र मिशन भारत की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक तकनीक का एक शानदार मेल है। यह मिशन न केवल हमारी रक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाएगा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। यह हमें आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाएगा। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की पहली सफल उड़ान परीक्षण। IADWS क्या है? 23 अगस्त 2025 को डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा के तट पर IADWS का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। यह एक मल्टीलेयर्ड यानी कई परतों वाला हवाई रक्षा सिस्टम है, जो भारत की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। इस परीक्षण में 3 अलग अलग लक्ष्यों, 2 हाई स्पीड फिक्स्ड विंग ड्रोन और एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन को अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर सटीकता से नष्ट किया गया। यह उपलब्धि सुदर्शन चक्र मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। IADWS के प्रमुख हिस्से क्या हैं? यह सिस्टम 3 स्वदेशी तकनीकों का मेल है, जो इसे खास बनाती हैं। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसे डीआरडीओ ने बनाया है। यह 5 से 30 किलोमीटर की दूरी तक हवाई हमलों से बख्तरबंद गाड़ियों की रक्षा करता है। यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर काम करता है, यानी चलते फिरते भी हवाई रक्षा दे सकता है। एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसे रिसर्च सेंटर इमारत ने विकसित किया है। यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों जैसे ड्रोन या हेलीकॉप्टर को नष्ट करता है। हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। इसे सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज ने बनाया है। यह लेजर बीम का उपयोग करता है, जो प्रकाश की गति से लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। यह इतना शक्तिशाली है कि लक्ष्य को काट देता है या उसकी संरचना को नुकसान पहुंचाता है। कमांड सेंटर। इन सभी हथियारों को एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नियंत्रित करता है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी ने बनाया है। यह सेंटर सभी सिस्टम को एक साथ जोड़ता है और सटीक कार्रवाई सुनिश्चित करता है। अग्नि 5। हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में हुआ। SFC भारत की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का हिस्सा है, जो हमारे देश के सामरिक और रणनीतिक परमाणु हथियारों को संभालता है। यह मिसाइल इतनी खास है कि यह भारत की रक्षा शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। अग्नि 5 की खासियतें। क्या है अग्नि 5? यह एक न्यूक्लियर सक्षम सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब है कि यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, जो परमाणु हथियार ले जा सकती है। कैसे काम करती है? यह मिसाइल 3 चरणों वाले ठोस ईंधन इंजन से चलती है, जो इसे बहुत शक्तिशाली और तेज बनाता है। रेंज कितनी है? यह 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है, यानी यह भारत से बहुत दूर तक लक्ष्य को भेज सकती है। किसने बनाया?
इसे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। यह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके तहत पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलें भी बनाई गई हैं। खास विशेषता, अग्नि 5 में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल तकनीक है। इसका मतलब है कि यह एक साथ कई लक्ष्यों को अलग अलग निशाना बना सकती है। यह तकनीक केवल कुछ देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस के पास है। भारत अब इस गिनती में शामिल हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने IAS की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस इन न्यूज। स्लाइनेक्स 25 का समापन 18 अगस्त 2025 को कोलंबो के पश्चिमी समुद्र में हुआ। स्लाइनेक्स 25 भारत और श्रीलंका के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। स्लाइनेक्स 25 क्या है? स्लाइनेक्स यानी श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास एक द्विपक्षीय यानी भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला नौसेना का अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। यह अभ्यास 14 से 18 अगस्त 2025 तक कोलंबो, श्रीलंका में हुआ। इस बार भारत की ओर से इंस राणा और इंस ज्योति ने हिस्सा लिया। श्रीलंका की ओर से SLNS गजबाहु और SLNS विजयबाहु शामिल हुए। साथ ही श्रीलंका वायुसेना के बेल 412 हेलीकॉप्टर और दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेस ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया। अब हम एनवायरनमेंट के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। ई-मोबिलिटी। हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका नाम है $200 बिलियन की संभावना भारत में इलेक्ट्रिक वाहन। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स भी लॉन्च किया। ये इंडेक्स बताता है कि भारत के अलग अलग राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स क्या है? ये एक ऐसा टूल है जो राज्यों की प्रगति को मापता है। इसे नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया ने मिलकर बनाया है। ये इंडेक्स 3 मुख्य चीजों पर ध्यान देता है। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, यानी लोग कितने इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, चार्जिंग स्टेशन कितने तैयार हैं। EV रिसर्च और इनोवेशन, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई तकनीक और रिसर्च। इस इंडेक्स में राज्यों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। अचीवर्स, जिनका स्कोर 100 है। फ्रंट रनर्स, स्कोर 65 से 99। परफॉर्मर्स, स्कोर 50 से 64। एस्पिरेंट्स, स्कोर 0 से 49। 2024 में दिल्ली ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इसका स्कोर 77 रहा। इसके बाद महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और कर्नाटक का नंबर आया। इलेक्ट्रिक वाहन क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक वाहन वो गाड़ियां हैं जो बिजली से चलती हैं। इनके कई प्रकार हैं। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, ये पूरी तरह बैटरी से चलते हैं। हाइब्रिड वाहन, इनमें इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं। फ्यूल सेल वाहन, ये फ्यूल सेल तकनीक से बिजली बनाकर चलते हैं। प्लग इन हाइब्रिड, इनमें इंजन और रिचार्जेबल बैटरी दोनों होती हैं। भारत में ई-मोबिलिटी की स्थिति। 2024 में भारत में 20,80,000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके, जो 2016 में सिर्फ 50,000 थे। यानी हमने बहुत प्रगति की है। लेकिन अभी भी 2024 में सिर्फ 7.6% गाड़ियां इलेक्ट्रिक थीं, जबकि हमारा लक्ष्य 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का है। प्रमुख चुनौतियां। वित्तीय चुनौतियां। ई-बस और ट्रक की कीमत पेट्रोल डीजल वाहनों से 2 से 3 गुना ज्यादा है, जो छोटे व्यापारियों के लिए मुश्किल है। बैंक छोटे ऑपरेटरों को लोन देने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें पैसे वापस मिलने का डर है। वाहन से संबंधित चुनौतियां। भारी और महंगी बैटरी ट्रकों की लोड क्षमता कम करती है। 15 साल का स्क्रैप नियम की वजह से इनकी रीसेल वैल्यू कम हो जाती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां। सार्वजनिक चार्जिंग घर पर चार्जिंग से 4 गुना महंगी है। बिजली कनेक्शन लेने में दिक्कतें, जैसे अलग अलग फीस और टैरिफ। शहरों और हाईवे पर जमीन की कमी। लोग चार्जिंग स्टेशन को असुरक्षित मानते हैं। बिजली कंपनियों, नगर निगमों और विभागों के बीच तालमेल की कमी। चार्जिंग लोकेशन, बुकिंग और पेमेंट के लिए कोई एक ऐप नहीं। जागरूकता और धारणा की चुनौतियां। राज्यों में अलग अलग सब्सिडी से कंफ्यूजन। जागरूकता अभियान कमजोर हैं। गलतफहमियां, आग का खतरा, बैटरी खराब होना, रेंज की चिंता, रीसेल की चिंता। डेटा और नियमों की कमी। वाहन डेटाबेस में EV की सही जानकारी नहीं, जिससे नीति बनाना मुश्किल है। बैटरी के लिए यूनिक ID नहीं होने से ट्रैकिंग और रिसाइकिलिंग मुश्किल। GST में उलटफेर, इनपुट 18% और आउटपुट 5%, जिससे पैसा अटक जाता है। भारत द्वारा उठाए गए कदम। PM ई-ड्राइव स्कीम, E2 व्हीलर, E3 व्हीलर, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस और चार्जिंग के लिए सपोर्ट, साथ ही खरीदारों को प्रोत्साहन। इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, वैश्विक कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहन। PM ई-बस सेवा स्कीम, 38,000 प्लस ई-बस चलाने और ऑपरेटरों को पेमेंट सिक्योरिटी। PLI स्कीम, घरेलू उत्पादन और 50% वैल्यू एडिशन के लिए निवेश। PLI एडवांस्ड केमिस्ट्री से 50 GWH बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, आयात कम करना। कॉस्ट रिडक्शन, EV पर GST 12% से घटाकर 5%। इवोल्यूशन प्रोग्राम,
साइंस विभाग द्वारा स्टार्टअप्स को सपोर्ट। भविष्य के लिए सुझाव। इंसेंटिव से मंडेट की ओर। जीरो उत्सर्जन वाहनों के उत्पादन के लिए लक्ष्य तय करें। आइस वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस टैक्स बढ़ाए। संतृप्ति दृष्टिकोण। 5 साल में 5 चुनिंदा शहरों में 100% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लाएं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन और फाइनेंसिंग शामिल हो। ई बस और ई ट्रक फाइनेंसिंग। सार्वजनिक और बहुपक्षीय स्रोतों से पूल फंड बनाएं ताकि कम ब्याज वाले लोन मिलें। बैटरी रिसर्च। शिक्षण संस्थान, उद्योग और सरकार मिलकर नई बैटरी तकनीक पर काम करें। रणनीतिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। 20 प्रमुख कॉरिडोर बनाएं, नोडल एजेंसियां बनाएं, हब लोकेशन चिन्हित करें और समयाधारित प्राइसिंग से दक्षता बढ़ाएं। राष्ट्रीय ईवी ऐप। चार्जिंग स्टेशन ढूंढने, बुकिंग, पेमेंट और अलग बिजली लाइन के लिए एक ऐप बनाएं। आगे की लागत कम करना। बस और ट्रक के लिए लीजिंग मॉडल लाएं, छोटे ऑपरेटरों को मदद करें। बैटरी को सेवा और बैटरी पासपोर्ट से सेहत ट्रैक करें। बैटरी ईवी की 40% लागत होती है। जागरूकता और जानकारी। राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम शुरू करें। हितधारकों के डेटा की जरूरत समझें और निर्णय लेने के लिए जानकारी का सिस्टम बनाएं। ईवी अपनाने के बेहतरीन तरीके। चीन। 10 शहर 1000 वाहन कार्यक्रम में 10 पायलट शहरों ने सार्वजनिक फ्लीट में 1000 न्यू एनर्जी वाहन तैनात किए। सिंगापुर। ईवी इलेक्ट्रिक चार्जिंग कंपनी ने चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल किया। यूरोप। चार्जमैप ऐप रियल टाइम चार्जिंग डेटा, रिव्यू और नेविगेशन से जोड़ा गया है। यूके। एडवांस्ड प्रोपल्शन सेंटर प्रोटोटाइप को उत्पादन तक लाने के लिए फंड देता है। फैराडे बैटरी चैलेंज से यूके बैटरी इंडस्ट्रियलाइजेशन सेंटर बना, जो प्रोडक्शन स्केलिंग में मदद करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। इंडियाज रेजोल्यूशन ऑन वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। हाल ही में जिम्बाब्वे में रामसर 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई। यहां भारत का प्रस्ताव वेटलैंड्स के लिए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बढ़ावा को 172 देशों ने अपनाया। ये एक बड़ा कदम है जो पर्यावरण के लिए जीवन शैली बदलने पर जोर देता है। ये प्रस्ताव मिशन लाइफ के सिद्धांतों से जुड़ा है। मिशन लाइफ क्या है? ये भारत की अगुवाई वाला वैश्विक आंदोलन है जिसे 2021 में ग्लासगो के यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में शुरू किया गया। इसका लक्ष्य लोगों और समुदायों को प्रकृति के साथ तालमेल में जीने की आदत डालना ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, जैसे कम प्लास्टिक इस्तेमाल करना या पानी बचाना। वेटलैंड्स के समझदारी से उपयोग के बारे में। वाइज यूज ऑफ वेटलैंड रामसर कन्वेंशन का मुख्य सिद्धांत है। रामसर कन्वेंशन 1971 का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो वेटलैंड्स को बचाने के लिए है। वाइज यूज का मतलब वेटलैंड्स की पारिस्थितिकी को बनाए रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, यानी इकोसिस्टम आधारित तरीके से उनका उपयोग करना, जैसे मछली पकड़ना लेकिन ज्यादा नुकसान न पहुंचाना। देशों का दायित्व। राष्ट्रीय योजनाएं, कानून, मैनेजमेंट और जन जागरूकता से इसे बढ़ावा देना। भारत का वेटलैंड्स के समझदारी से उपयोग का दृष्टिकोण। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। ये जल पारिस्थितिकियों को बचाने की योजना है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान्स सस्टेनेबल उपयोग की रणनीतियां बनाती हैं। 2024 में जारी वेटलैंड वाइज यूज इन इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क इसे लागू करने का ढांचा। मिशन सहभागिता और सेव वेटलैंड्स कैंपेन। 20 लाख से ज्यादा नागरिकों ने वॉलंटियर किया, जिससे 1,70,000 से ज्यादा वेटलैंड्स का मैपिंग हो गया। COP 15 के अन्य परिणाम। COP 15 में कई अच्छी पहलें हुई। आइए टेबल से समझें। विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन का अपनाना। वेटलैंड्स की पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक भूमिका को मान्यता। जैव विविधता, क्लाइमेट चेंज रोकथाम और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में योगदान। इंडो बर्मा रामसर रीजन इनिशिएटिव का लॉन्च। 2025 से 2030 का स्ट्रेटेजिक प्लान वेटलैंड लॉस को रोकना और उलटना। देश कंबोडिया, लाओ, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। ब्रिज प्रोग्राम ग्रांट्स का लॉन्च। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग और महिलाओं के नेतृत्व पर फ्रेश वाटर चैलेंज। कन्वेंशन को बेहतर लागू करने के लिए ग्लोबल वाटर बर्ड एस्टिमेट्स पार्टनरशिप की स्थापना का समर्थन। रामसर के तहत GWEP डेटा एकत्रित करता है, मॉनिटरिंग बढ़ाता है। क्लाउडबर्स्ट्स इन हिमालयन रीजन्स। हाल ही में भारत के कई क्षेत्रों में क्लाउडबर्स्ट ने तबाही मचाई है, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में। 2025 में ही कई घटनाएं हुई। क्लाउडबर्स्ट क्या है? क्लाउडबर्स्ट एक अचानक और भारी बारिश है जो छोटे समय में बहुत ज्यादा पानी गिराती है। कभी कभी ओले और गरज के साथ आती है जो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर देती है। मौसम विभाग के अनुसार अगर 1 घंटे में किसी स्टेशन पर 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाए तो इसे क्लाउडबर्स्ट कहते हैं। हाल की उदाहरण उत्तराखंड में चमोली क्लाउडबर्स्ट। नंदानगर घाट क्षेत्र में रात 2:30 बजे भारी बारिश से 6 घर मलबे में दब गए। 7 लोग लापता हैं, 2 को बचाया गया। मौसम विभाग ने 20 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ क्लाउडबर्स्ट। चौसोटी गांव में दोपहर 11:30 बजे फ्लैश फ्लड से 45 से ज्यादा मौतें हुई।
167 घायल और 220 से ज्यादा लापता। मचाइल माता यात्रा मार्ग पर मंदिर, घर और पुल बह गए। सेना और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में उत्तरकाशी क्लाउडबर्स्ट, धराली और सूखी टॉप में खीर गंगा नदी उफान पर आ गई। 5 मौतें, 50 से ज्यादा लापता। 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई। ये घटनाएं हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी को दिखाती हैं। यह क्यों ज्यादा पहाड़ों में फटते हैं? बादल मैदानों में भी फटते हैं, लेकिन हिमालय जैसे पहाड़ी इलाकों में ज्यादा, क्योंकि ओरोग्राफिक लिफ्ट से हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और अचानक फूट पड़ते हैं। इन्फोग्राफिक देखें। पहाड़ी इलाकों में नमी वाली हवा ऊपर चढ़कर तेज बारिश बनाती है। क्लाउडबर्स्ट से निपटने की चुनौतियां। जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग से बारिश के पैटर्न बिगड़ गए। हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से हवा में 7% ज्यादा नमी आ जाती है, जिससे बारिश तीव्र हो जाती है। पूर्वानुमान की समस्या। ये बहुत स्थानीय और छोटा समय का होता है। भविष्यवाणी मुश्किल। सैटेलाइट सटीक नहीं। डॉपलर रडार 3 घंटे पहले चेतावनी देते हैं, लेकिन महंगे और कम हैं। मानवीय कारक। जंगलों की कटाई, वेटलैंड्स का नुकसान और बिना प्लानिंग विकास से प्राकृतिक सोखने की क्षमता कम हो जाती है। फ्लड और नुकसान बढ़ता है। आगे का रास्ता। एजेंसियों के बीच तालमेल। केंद्र और राज्य मिलकर नियम अपडेट करें, कानून बदलें, नीतियां रिव्यू करें, आखिरी मील तक चेतावनी पहुंचाएं। संरचनात्मक उपाय। ढलानों को स्थिर करना, बायो इंजीनियरिंग और सुरक्षात्मक संरचनाएं। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, नदियों और प्राकृतिक जल प्रणालियों का रखरखाव। गैर संरचनात्मक उपाय। मल्टी हैजर्ड इंश्योरेंस का विस्तार, जानमाल के लिए। जोखिम संवेदनशील शहरी नियोजन, बिल्डिंग बायलॉज में बदला। उच्च जोखिम वाले इलाकों में मल्टीलेवल सेफ्टी प्लानिंग। क्षमता विकास। स्थानीय निकायों को मजबूत करें, इंश्योरेंस और रिस्क ट्रांसफर को बढ़ावा दें। जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन। राज्य विशेष और स्थानीय अनुकूलन प्रयासों को सपोर्ट करें। निष्कर्ष। हाल की ये घटनाएं हिमालयों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की सख्त जरूरत बताती हैं। हमें रिएक्टिव राहत से आगे बढ़कर प्रोएक्टिव लचीलापन बनाना होगा। मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम, कम्युनिटी बेस्ड अनुकूलन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ना, टेक्नोलॉजी, स्थानीय ज्ञान और अच्छी गवर्नेंस से जोखिम कम करें। इंडियाज वाटर मैनेजमेंट। संसद की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि तकनीक और निवेश बढ़ने के बावजूद हमें कई चुनौतियां हैं। पहला मुद्दा है बाढ़ की भविष्यवाणी। हमारे देश में केंद्रीय जल आयोग 340 जगहों पर बाढ़ की चेतावनी देता है, जो 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती हैं। अच्छी खबर यह है कि 2026 तक इसे 375 जगहों तक बढ़ाने की योजना है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से बाढ़ की भविष्यवाणी करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सुझाव है कि इस सिस्टम को और आधुनिक करना चाहिए, ताकि हम पहले से बेहतर तैयारी कर सकें। उदाहरण के लिए, इस साल असम में आई बाढ़ ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और बेहतर भविष्यवाणी से नुकसान कम हो सकता था। दूसरा बिंदु है नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम। भारत ने 30 नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं बनाई हैं, ताकि पानी का बंटवारा बेहतर हो। लेकिन समस्या ये है कि पानी राज्य का विषय है और राज्यों में आपस में सहमति नहीं बन पाती। सुझाव है कि इन परियोजनाओं के फायदों पर और पढ़ाई हो और राज्यों को जागरूक करके जल्दी काम शुरू किया जाए। इससे बाढ़ और सूखे दोनों से निपटने में मदद मिलेगी। तीसरा, बांधों की सुरक्षा। भारत में 6000 से ज्यादा बांध हैं, लेकिन केवल 459 के पास आपातकालीन योजना है। 2021 का बांध सुरक्षा कानून कहता है कि हर बांध के लिए 5 साल में ऐसी योजना बनानी होगी। सुझाव है कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण बांध मालिकों के साथ मिलकर इसे जल्दी लागू करे। हाल ही में गुजरात के कुछ बांधों में दरार की खबरें आईं, जो हमें सुरक्षा की अहमियत बताती हैं। चौथा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण। सरकार के जल शक्ति अभियान और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों ने लोगों को पानी बचाने और भूजल बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। 2024 में भूजल में 11.36 बिलियन क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी हुई, जो 2017 की तुलना में बड़ी उपलब्धि है। सुझाव है कि राज्यों को इसके लिए विशेष फंड दिए जाएं, ताकि और लोग बारिश का पानी इकट्ठा करें। आखिरी बिंदु है एकजुट और सक्रिय दृष्टिकोण। नई राष्ट्रीय जल नीति पर विचार चल रहा है। साथ ही सीमा पार बाढ़ प्रबंधन के लिए जल शक्ति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को मिलकर काम करना चाहिए। गंगा सफाई मिशन में स्थानीय सांसदों और विधायकों को शामिल करने से बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। हाल ही में गंगा में प्रदूषण की खबरें फिर से चर्चा में थीं, जो हमें एकजुट काम की जरूरत बताती हैं। ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट्स। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने हाल ही में 13 अगस्त 2025 को केप टाउन में एक समिट में एक नया संगठन लॉन्च किया। इसका नाम ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट्स यानी गोसी है। ये G20 की अध्यक्षता के दौरान एक विरासत परियोजना है, जो पानी के लिए दुनिया भर में पैसा जुटाने का बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगी। सबसे पहले, गोसी क्या है? ये ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप के ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा का मुख्य हिस्सा है।
GWP एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें कई देश, कंपनियां और लोग मिलकर काम करते हैं। उनका मकसद है पानी के संसाधनों को निष्पक्ष, टिकाऊ और कुशल तरीके से प्रबंधित करना। इस एजेंडा का लक्ष्य 2030 तक पानी की सुरक्षा के लिए 15 अरब डॉलर जुटाना है। गोसी इसी को मजबूत करेगा ताकि दुनिया के नेता और निवेशक पानी पर ध्यान दें। अब इसका मुख्य काम, ये एक उच्च स्तरीय मंच बनेगा जो दुनिया भर में पानी के निवेश के लिए राजनीतिक और वित्तीय जोश बनाए रखेगा। मतलब ये ट्रैक करेगा कि कितना पैसा आ रहा है, फाइनेंसिंग के रास्ते खुलेगा और हर साल रिपोर्ट देगा। G20 संयुक्त राष्ट्र, विकास बैंक और निजी कंपनियों को एक साथ लाएगा। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया जिसका नाम है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी बनाम लोधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि केवल अदालतें ही पर्यावरणीय नुकसान के लिए मुआवजा लगा सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलट दिया और कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी ये मुआवजा लगा सकते हैं। ये फैसला पर्यावरण को बचाने के लिए एक बड़ा कदम है। पर्यावरणीय मुआवजा क्या है? ये एक नियम है जिसे प्रदूषक भुगतान सिद्धांत कहते हैं। मतलब जो कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए उसे उसकी भरपाई करनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई फैक्ट्री नदी में गंदा पानी छोड़ती है तो उसे जुर्माना देना होगा या नुकसान को ठीक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें। कानूनी अधिकार। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वाटर एक्ट 1974 का सेक्शन 33A और एयर एक्ट 1981 का सेक्शन 31A के तहत मुआवजा लगाने का अधिकार है। यानी बोर्ड अब खुद कार्रवाई कर सकते हैं बिना अदालत जाए। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत। बोर्ड हर छोटी मोटी गलती पर जुर्माना नहीं लगा सकते। जुर्माना तभी लगेगा जब पर्यावरण को वास्तव में नुकसान हुआ हो। 1996 में वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम केस में भी कोर्ट ने कहा था कि नुकसान की जिम्मेदारी प्रदूषक की है। क्या करना चाहिए? बोर्ड तय कर सकते हैं कि प्रदूषक को जुर्माना देना है, नुकसान ठीक करना है या दोनों। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी हवा को प्रदूषित करती है तो बोर्ड उसे पेड़ लगाने या सफाई करने का आदेश दे सकता है। UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। धारवाड़ जिले के तीर्था गांव में एक स्वयं सहायता समूह ने दुनिया भर में नाम कमाया। ये है बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, जिसे हाल ही में 9 अगस्त 2025 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड मिला। ये अवार्ड जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार जैसा माना जाता है। सबसे पहले UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड क्या है? ये हर 2 साल में UNDP के इक्वेटर इनिशिएटिव के तहत दिया जाता है। इसका मकसद है आदिवासी और स्थानीय समुदायों को जमीनी क्षरण रोकने, जैव विविधता बचाने और आजीविका सुधारने के मौके देना। 2025 में ये पुरस्कार 103 देशों से 700 से ज्यादा नामांकनों में से चुना गया और 10 विजेताओं में भारत का ये समूह शामिल है। हर विजेता को $10,000 मिलते हैं और वो COP30 जैसे वैश्विक इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। अब बीबी फातिमा SHG की कहानी। ये समूह 2018 में तीर्था गांव में 15 महिलाओं ने शुरू किया था और 8 कुंडगोल व शिग्गांव तहसीलों में 40 SHG तक फैल चुका है। ये 5000 से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचा रहा है। उनका काम, बारिश पर निर्भर खेतों में बाजरा आधारित मिश्रित खेती शुरू की जो जलवायु प्रतिरोधी है। पशुपालन, बागवानी को बढ़ावा दिया और बाजरा को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने सामुदायिक बीज बैंक बनाए, सोलर पावर्ड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई और महिलाओं को उद्यमी बनाया। आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तुर्कमेनिस्तान के खूबसूरत अवाजा में 5 अगस्त 2025 को तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शुरू हुआ। इसका नाम है LLDC 3 लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज का सम्मेलन। ये 32 ऐसे देशों के लिए एक बड़ा मंच है जो समुद्र तक पहुंच न होने से व्यापार, विकास और जीवन में चुनौतियां झेलते हैं। सबसे पहले अपोआ क्या है? APOA यानी एल्मेटी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। यह एक ऐसा ढांचा है जो जमीन से घिरे विकासशील देशों यानी लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज की कठिनाइयों को हल करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले समझिए कि APOA क्यों जरूरी है। ये देश समुद्र तक सीधा पहुंच नहीं रखते, इसलिए व्यापार, परिवहन और विकास के रास्ते में उन्हें कई रुकावटें आती हैं। APOA उन्हें मजबूत बनाने का एक साझा प्रयास है। अब इसके मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहला कदम है क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्रों की स्थापना। इससे खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। इसका मतलब है नए शोध और बेहतर तकनीक से खेती को सुधारना ताकि हर किसी के पास पर्याप्त भोजन पहुंच सके। दूसरा बड़ा कदम है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस फैसिलिटी की शुरुआत। इसका उद्देश्य है जरूरी धन जुटाकर सड़कें, पुल, रेलवे और ऊर्जा परियोजनाएं तैयार करना। यह निवेश इन देशों को व्यापार और विकास में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तीसरा अहम बिंदु है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन के तहत एक नया वार्ताकार निकाय तैयार करना। इसके जरिए व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा और जलवायु से जुड़ी चुनौतियों का बेहतर सामना किया जाएगा।
खासकर जब दुनिया भर में अक्सर बाढ़ और सूखे जैसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में यह बहुत उपयोगी साबित होगा। इस मैगजीन का सेकंड भाग इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। सुंदरबंस टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। हाल ही में 6 अगस्त 2025 को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसकी अगुवाई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री करते हैं, ने पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत सुंदरबन टाइगर रिजर्व का क्षेत्र बढ़ाया गया। अब ये 58 टाइगर रिजर्व में से आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बाद दूसरे नंबर पर है। पहले ये 7वें स्थान पर था। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टा में है, जहां नदियां, जंगल और मैंग्रोव का अनोखा मिश्रण है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं, जो तैर सकते हैं और मछलियां भी खाते हैं। क्षेत्र बढ़ने से बाघों को ज्यादा जगह मिलेगी। टाइगर रिजर्व बनाने या बदलने की प्रक्रिया क्या है? प्रस्ताव। सबसे पहले राज्य सरकार टाइगर रिजर्व बनाने या बदलने का प्रस्ताव भेजती है। प्रारंभिक मंजूरी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसे देखती है और अगर ठीक लगे तो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 की धारा 38(वी) के तहत विस्तृत प्रस्ताव मांगती है। जांच और सिफारिश। एनटीसीए पूरी जांच के बाद प्रस्ताव को राज्य को सिफारिश करती है। अधिसूचना। फिर राज्य सरकार उस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करती है। बदलाव की प्रक्रिया। अगर टाइगर रिजर्व की सीमाएं बदलनी हो, जैसे सुंदरबन में हुआ, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 38(w)(1) के तहत एनटीसीए की सिफारिश और एनबीडब्ल्यूएल की मंजूरी जरूरी है। यानी बिना इनके अनुमति के कोई बदलाव नहीं हो सकता। मातृ वैन इनिशिएटिव। गुरुग्राम के अरावली पहाड़ियों में 750 एकड़ का एक बड़ा जंगल उग रहा है, जो शहर की हवा को साफ करेगा और प्रकृति को नई जिंदगी देगा। हाल ही में 2 अगस्त 2025 को वन महोत्सव के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल ने इसका शिलान्यास किया। ये पहल एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का हिस्सा है, जो मां प्रकृति को श्रद्धांजलि देते हुए पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करता है। सबसे पहले मातृ वन क्या है? ये गुरुग्राम फरीदाबाद रोड के पास साकतपुर गांव के नजदीक एक थीम आधारित शहरी जंगल है। इसका मकसद है पारिस्थितिकी को बचाना, शहर को टिकाऊ बनाना और लोगों को इसमें जोड़ना। दिल्ली एनसीआर के लिए ये फेफड़े जैसा काम करेगा, जहां प्रदूषण और गर्मी से परेशानी हो रही है। ये जंगल सिर्फ पेड़ लगाने से ज्यादा है। आक्रामक प्रजातियों को हटाना, जो विदेशी पौधे स्थानीय को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें साफ करना ताकि मूल जंगल वापस आए। देशी पेड़ लगाना। अरावली के लिए उपयुक्त पेड़ जैसे नीम, बबूल या पीपल लगाए जाएंगे, जो मिट्टी बांधें और पानी बचाएं। अरावली विशिष्ट जैव विविधता बहाल करना। जानवरों, पक्षियों और कीड़ों के लिए घर बनाना। साथ ही नेचर ट्रेल्स, साइकिल ट्रैक, योग स्पेस और जलाशय बनेंगे, जो बाढ़ रोकें और मनोरंजन दें। एतालीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अरुणाचल प्रदेश के डिबांग घाटी में पूर्वी हिमालय के जैव विविधता हॉटस्पॉट में एक बड़ा बांध बन रहा है, जो साफ बिजली देगा। हाल ही में 11 अगस्त 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने 3097 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की। ये रनफद रिवर प्रोजेक्ट है, जो नदी के प्राकृतिक बहाव से बिजली बनाएगा, बिना बड़े जलाशय के। लेकिन ये विवादास्पद भी है, क्योंकि पहले 2022 से 23 में पर्यावरणीय चिंताओं से इसे रोका गया था। सबसे पहले एटालिन प्रोजेक्ट क्या है? ये डिबांग घाटी में स्थित है, जो पूर्वी हिमालय का हिस्सा है, दुनिया के सबसे जैव विविध इलाकों में से एक, जहां दुर्लभ पौधे, पक्षी और जानवर हैं। प्रोजेक्ट में द्री नदी और तांगो नदी पर कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनेंगे। द्री नदी तांगो से मिलकर एटालिन गांव के पास डिबांग नदी बनाती है। ये डैम पानी को भूमिगत पावर हाउस में डाइवर्ट करेंगे और सालाना 12,460 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आप इस वीडियो को अपने आईएएस की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस इन न्यूज। हाल ही में सितंबर 2025 में 2 बड़े ज्वालामुखी सुर्खियों में हैं, इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी और अमेरिका का माउंट किलाउआ। सबसे पहले माउंट लेवोटोबी। ये इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर 2 स्ट्रेटोवोल्केनो से बना है, लेवोटोबी लकीलकी और लेवोटोबी पेरम्पुआन, जो एक दूसरे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हैं। ये पति पत्नी की तरह नामित हैं। 2025 में ये कई बार फटा। अब माउंट किलाउआ। ये हवाई द्वीप समूह के बिग आइलैंड पर है, जो हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क का हिस्सा है। हवाई अमेरिका का एकमात्र द्वीपों से बना राज्य है, कोई महाद्वीपीय हिस्सा नहीं। विस्फोट हलेमाऊ माऊ क्रेटर में हो रहे हैं, जहां दिसंबर 2024 से 32 बार फटा चुका है। ड्रेक पैसेज। ड्रेस पैसेज में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है, जो अर्जेंटीना और चिली के पास स्थित समुद्री क्षेत्र है। ड्रेक पैसेज कहाँ है? ड्रेक पैसेज दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी सिरे केप हॉर्न और अंटार्कटिका के उत्तरी हिस्से साउथ शेटलैंड द्वीपों के बीच स्थित है।
इसे धरती के सबसे कठिन समुद्री रास्तों में गिना जाता है। नामकरण: इस समुद्री मार्ग का नाम इंग्लैंड के प्रसिद्ध नाविक और विश्व परिक्रमा करने वाले सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम पर रखा गया है। समुद्री धारा: यहाँ पानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है और यह अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट का हिस्सा है। यह धारा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज समुद्री धारा मानी जाती है। ऐतिहासिक महत्व: पनामा नहर खुलने से पहले यानी 1914 तक ड्रेक पैसेज व्यापार का एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ता था। दुनिया के जहाज इसी मार्ग से अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच सफर करते थे। नौकायन की चुनौती: ड्रेक पैसेज को आज भी समुद्र का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है। यहाँ अक्सर तूफानी हवाएं, बर्फीली लहरें और तेज धाराएं चलती हैं। इस कारण से हॉर्न को पार करना जहाजों और नाविकों के लिए वास्तविक कठिन परीक्षा होती है। अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया: हम बात करेंगे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में। हाल ही में लोकसभा में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई, जहां बताया गया कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सबसे पहले एक खास घटना समझते हैं। हमारे देश के शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक गए। वे ISS तक पहुंचने वाले भारत के पहले और कुल मिलाकर दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले 1984 में राकेश शर्मा गए थे। यह घटना भारत को एक विश्वबंधु भारत यानी पूरी दुनिया का मित्र देश साबित करती है। भारत के सामने चुनौतियां और अंतरिक्ष से समाधान। कृषि और खाद्य सुरक्षा: हमारे किसानों को मौसम की अनिश्चितता, कम उत्पादकता और खराब पूर्वानुमान की समस्या है। इसका समाधान है इनसत 3D और 3DR उपग्रह जो मौसम की जानकारी देते हैं, और रिसोर्स सैट जो फसलों की निगरानी और उत्पादन का अनुमान लगाने में मदद करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर: परियोजनाओं में देरी और योजना की कमी आम समस्या है। PM गति शक्ति योजना में इसरो की सैटेलाइट तस्वीरें और स्पेशल टूल्स का उपयोग होता है, जिससे सड़क, रेलवे, बंदरगाह जैसी परियोजनाओं को जोड़कर तेजी से आगे बढ़ाया जाता है। आपदा प्रबंधन: बाढ़, भूकंप, चक्रवात और जंगल की आग जैसी आपदाएं भारत में अक्सर आती हैं। इसरो का DMS कार्यक्रम रियल टाइम निगरानी, चेतावनी और आपदा के बाद मूल्यांकन करने में मदद करता है। सुरक्षा और रक्षा: सीमा पर निगरानी की दिक्कतें और नई स्पेस खतरों से सुरक्षा जरूरी है। GS-8 और रिसत उपग्रह संचार और निगरानी मजबूत करते हैं। साथ ही मिशन शक्ति ने एंटी सैटेलाइट क्षमता दिखाकर भारत की ताकत साबित की। रणनीतिक स्वायत्तता: भारत ने लंबे समय तक अमेरिका के GPS पर निर्भरता रखी। अब नवासी से हमें अपनी खुद की नेविगेशन सेवा मिलती है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण: वनों की कटाई, ग्लेशियर पिघलना और समुद्र का गर्म होना बड़ी चुनौतियां हैं। निसार मिशन भूमि, हिमनद, पारिस्थितिकी तंत्र और महासागर का अध्ययन करेगा। स्वास्थ्य सेवा: दूरदराज इलाकों में अस्पताल और डॉक्टरों की कमी है। इसरो का टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट उपग्रह संचार से मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से जोड़ता है। शिक्षा: शहर और गांव के बीच शिक्षा में अंतर है। एडुसैट बच्चों और युवाओं तक दूरस्थ शिक्षा और शैक्षिक प्रसारण पहुंचाता है। पारदर्शिता और जवाबदेही: कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और लीक बड़ी समस्या है। मैग्नेगा संपत्तियों का जियो टैगिंग पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करता है। जल प्रबंधन: भूजल की कमी और खराब वाटरशेड योजना गंभीर चुनौती है। भुवन सृष्टि जियो पोर्टल जल प्रबंधन परियोजनाओं की निगरानी करता है। अब देखते हैं कि अंतरिक्ष कार्यक्रम से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं और यह भारत को कैसे विश्वबंधु बनाता है। वैश्विक सहयोग: भारत और अमेरिका ने मिलकर निसार मिशन बनाया। इसे वैज्ञानिक हैंडशेक कहा जाता है क्योंकि यह पूरी दुनिया के लिए सहयोग और मानकों का प्रतीक है। क्षेत्रीय नेतृत्व: 2017 में भारत ने दक्षिण एशियाई देशों के लिए GS-9 सैटेलाइट लॉन्च किया। इसके अलावा हमारे पड़ोसी देश भी नवासी नाम की भारतीय नेविगेशन सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा और तकनीक साझा करना: हमारे चंद्रयान-3 का सारा डेटा वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध है। इसे कोई भी शोधकर्ता इस्तेमाल कर सकता है। क्षमता निर्माण: भारत ने उन्नति कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें विदेशी छात्रों को नैनो सैटेलाइट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। कम खर्च और विश्वसनीयता: हमारा मंगलयान मिशन दुनिया का सबसे सस्ता इंटरप्लेनेटरी मिशन था। भारत ने अब तक 34 देशों के लिए 400 से ज्यादा उपग्रह छोड़े हैं। जिम्मेदार अंतरिक्ष उपयोग: भारत ने 2030 तक सभी मिशनों को डिब्रिस फ्री यानी कचरा मुक्त रखने का लक्ष्य रखा है। इससे भविष्य में अंतरिक्ष सुरक्षित रहेगा। मानवीय सहयोग: भारत को स्पास सरसत नाम के अंतर्राष्ट्रीय बचाव कार्यक्रम का हिस्सा है, जो उपग्रहों की मदद से आपातकालीन स्थिति में लोगों की जान बचाने का काम करता है। अब नीतियों पर आते हैं। भारत अंतरिक्ष नीति 2023 में निजी कंपनियों को पूरे अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी गई है। नई FDI पॉलिसी के तहत 100% विदेशी निवेश की इजाजत है, जिससे 300 से ज्यादा अंतरिक्ष स्टार्टअप्स तेजी से बढ़ रहे हैं।
NSIL नाम की संस्था इसरो के प्रोडक्ट और सर्विसेज को व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ाती है। इन स्पेस एक सिंगल विंडो है जो निजी कंपनियों को लॉन्चिंग से लेकर डेटा तक हर काम में मदद करती है। अंत में निष्कर्ष यह है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल विज्ञान और तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास, वैश्विक सहयोग और स्थायी भविष्य की ओर ले जाने वाला मार्ग है। हमारा लक्ष्य है कि 2035 तक अपनी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएं और 2040 तक मनुष्य को चांद पर भेजें। यानी भारत का अंतरिक्ष सफर हमें 2047 तक एक विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन 12 अगस्त 2025 को इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर ने घोषणा की कि पिक्सेल स्पेस इंडिया के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम भारत का पहला कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाएगा। यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की ताकत और आत्मनिर्भरता को दिखाता है। पिक्सेल स्पेस इंडिया कंसोर्टियम क्या है? यह कंसोर्टियम बेंगलुरु की कंपनी पिक्सेल स्पेस इंडिया के नेतृत्व में है, जिसमें 3 अन्य कंपनियां शामिल हैं: पियरसाइट स्पेस, रडार आधारित डेटा और समुद्री निगरानी में विशेषज्ञता; सैचुर एनालिटिक्स इंडिया, जियोस्पेशियल डेटा और आधारित विश्लेषण में माहिर; ध्रुव स्पेस सैटेलाइट सिस्टम और ग्राउंड स्टेशन सॉल्यूशंस प्रदान करता है। यह कंसोर्टियम अगले 5 साल में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगा और सरकार की ओर से दी जाने वाली 350 करोड़ रुपए की मदद को भी ठुकरा दिया, यानी यह एक जीरो कॉस्ट बिड है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या है? ईओस 12 अत्याधुनिक सैटेलाइट्स का एक समूह है जो अगले 5 साल में लॉन्च किए जाएंगे। ये सैटेलाइट्स निम्नलिखित सेंसर से लैस होंगे: पैनक्रोमैटिक उच्च रिजोल्यूशन ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, मल्टीस्पेक्ट्रल विभिन्न रंगों की तस्वीरें जो अलग अलग चीजों को पहचानने में मदद करती हैं; हाइपरस्पेक्ट्रल 135 प्लस बैंड में डेटा कैप्चर करता है जो सामान्य सैटेलाइट से 50 गुना ज्यादा जानकारी देता है; माइक्रोवेव सिंथेटिक अपर्चर रडार रात में या खराब मौसम में भी तस्वीरें ले सकता है। ये सैटेलाइट्स पूरी तरह भारत में बनाए जाएंगे, भारतीय रॉकेट्स से लॉन्च होंगे और भारतीय ग्राउंड स्टेशनों से कंट्रोल होंगे। ईओस के उपयोग: ये सैटेलाइट्स एनालिसिस रेडी डेटा और वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रदान करेंगे जो निम्नलिखित क्षेत्रों में मदद करेंगे: जलवायु परिवर्तन निगरानी, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता की स्थिति को ट्रैक करना; आपदा प्रबंधन, बाढ़, भूकंप या तूफान के दौरान तेजी से जानकारी देना; कृषि सटीक खेती, फसल स्वास्थ्य और पानी की गुणवत्ता की निगरानी; राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा निगरानी और सैन्य खुफिया जानकारी; शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा, शहरों की प्लानिंग और सड़क रेल नेटवर्क की निगरानी; समुद्री निगरानी, अवैध मछली पकड़ने और समुद्री प्रदूषण पर नजर। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स क्या है? ये सैटेलाइट्स, जिन्हें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी कहते हैं, पृथ्वी की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। यह जानकारी प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों सिस्टमों के बारे में हो सकती है। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी की सतह, मिट्टी, पानी और वातावरण की स्थिति को मॉनिटर करते हैं। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी का महत्व। निजी कंपनियों की भागीदारी भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। आइए इसके प्रमुख फायदों को समझें। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का विकास। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अभी $8.4 बिलियन की है, लेकिन 2033 तक इसे $44 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है, जिसमें $11 बिलियन का निर्यात शामिल है। यह वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी को 7 से 8% तक बढ़ाएगा। निजी कंपनियां निवेश ला रही हैं, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन रहा है। नवाचार और प्रगति। निजी कंपनियां सैटेलाइट्स, लॉन्च व्हीकल्स और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में नए नए आविष्कार कर रही हैं। उदाहरण: पिक्सेल स्पेस ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फायरफ्लाई लॉन्च किया, जो उच्च रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रदान करता है। इसरो की उत्पादकता बढ़ाना। निजी कंपनियां छोटे सैटेलाइट्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का काम संभाल रही हैं, जिससे इसरो को बड़े और लंबी अवधि के मिशंस पर ध्यान देने का मौका मिलता है। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूत करता है। नौकरियां और प्रतिभा को रोकना। निजी अंतरिक्ष क्षेत्र उच्च कौशल वाली नौकरियां पैदा कर रहा है, जिससे युवाओं को भारत में ही शोध और विकास के अवसर मिल रहे हैं। इससे ब्रेन ड्रेन कम हो रहा है। रणनीतिक आत्मनिर्भरता। निजी भागीदारी से भारत को विदेशी सैटेलाइट डेटा और तकनीक पर निर्भरता कम होगी। यह डेटा संप्रभुता को बढ़ावा देता है, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। वैश्विक नेतृत्व। भारत में 300 प्लस अंतरिक्ष स्टार्टअप्स हैं, जो भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थिति दिला रहे हैं। अभी भारत का वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में हिस्सा सिर्फ 2% है, लेकिन निजी भागीदारी इसे बढ़ाएगी। सरकारी पहलें। भारत सरकार निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। इन स्पेस। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर एक स्वायत्त एजेंसी है जो निजी कंपनियों को अंतरिक्ष गतिविधियों में मदद करती है। यह प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देती है
और तकनीकी सहायता देती है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। यह नीति निजी कंपनियों के लिए नियमों को स्पष्ट करती है और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। वेंचर कैपिटल फंड। सरकार ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है, जो पूरी सप्लाई चेन को सपोर्ट करेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इन स्पेस ने इसरो की 10 अत्याधुनिक तकनीकों को 6 भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित किया, जैसे एडवांस्ड इनर्शियल सेंसर्स और फसल उपज अनुमान के लिए जियोस्पेशियल मॉडल। उदारीकृत एफडीआई नीति। अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय निवेश, तकनीक हस्तांतरण और सहयोग बढ़ेगा। चुनौतियां। निजी भागीदारी के बावजूद कुछ चुनौतियां हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की कमी। भारत में अभी कोई व्यापक अंतरिक्ष कानून नहीं है, जिससे नीतियों को लागू करना और अनुपालन सुनिश्चित करना मुश्किल है। अंतरिक्ष तकनीकों का दोहरे उपयोग प्रकृति प्रोजेक्ट्स में देरी, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और स्वतंत्र अपीलीय प्रणाली की जरूरत जैसे मुद्दे पैदा करती है। परिचालन चुनौतियां। अंतरिक्ष कानून की अनुपस्थिति में कई मंत्रालयों से मंजूरी लेने में देरी और भ्रम होता है। तकनीकी और वित्तीय कमी। भारतीय निजी क्षेत्र में तकनीकी और वित्तीय क्षमता सीमित है, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ती है। वैश्विक मांग। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा डाउनस्ट्रीम सेक्टर से आता है, जबकि अपस्ट्रीम सेक्टर अभी शुरुआती चरण में है। इसरो इनॉग्रेट्स होप एनालॉग मिशन इन टीएस ओकर वैली, लद्दाख। अब हम बात करेंगे इसरो के होप एनालॉग मिशन के बारे में, जो लद्दाख के त्सोकर घाटी में शुरू किया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि होप क्या है। इसका पूरा नाम है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। यह एक विशेष तरह का स्टेशन है, जिसमें 2 भाग हैं। एक है हैबिटेट मॉड्यूल, जहां पर लोग रह सकते हैं, और दूसरा है यूटिलिटी मॉड्यूल, जिसमें उपकरण और सपोर्ट सिस्टम रखे गए हैं। दोनों को इस तरह जोड़ा गया है कि कामकाज बिल्कुल आसानी से हो सके। इस स्टेशन का मकसद है धरती पर ही ऐसे हालात तैयार करना जैसे चांद या मंगल ग्रह पर होते हैं। इससे हमें भविष्य की अंतर्ग्रहीय यात्राओं और मिशनों के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी। अब जानते हैं कि होप मिशन किसके नेतृत्व में चल रहा है। यह मिशन इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें कई उद्योग और भारत के प्रमुख संस्थान भी भाग ले रहे हैं। इसके उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है चांद और मंगल जैसे वातावरण को धरती पर ही दोहराना। दूसरा, यह देखना कि इंसान कठिन परिस्थितियों में कैसे जीवित रह सकता है और उसकी सेहत पर क्या असर होगा। तीसरा, स्पेस में काम आने वाले उपकरणों और स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों को परखना। इस मिशन में कई वैज्ञानिक अध्ययन भी होंगे, जैसे इंसानी शरीर की जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल स्टडी, मनोवैज्ञानिक रिसर्च, यानी कठिन माहौल में दिमाग पर क्या असर होता है, सैंपल इकट्ठा करने और सूक्ष्म जीवों का विश्लेषण करने की तकनीकें, हेल्थ मॉनिटरिंग और ग्रहों की सतह पर काम करने के प्रोटोकॉल का परीक्षण। अब सवाल उठता है कि त्सोकर घाटी ही क्यों चुनी गई? इसका कारण यह है कि वहां की परिस्थितियां मंगल ग्रह जैसी हैं। वहां पर बहुत तेज यूवी रेडिएशन है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम है, तापमान बेहद ठंडा रहता है और वहां की जमीन में खारा परमाफ्रॉस्ट पाया जाता है। यानी यह जगह तकनीकी परीक्षण और जीवन विज्ञान संबंधी रिसर्च दोनों के लिए बिल्कुल सही है। वैसे यह केवल भारत में ही नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में ऐसे एनालॉग मिशंस चलाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका का मार्स डेजर्ट रिसर्च स्टेशन, कनाडा का फ्लैशलाइन मार्स आर्कटिक स्टेशन और रूस का बायोस 3। इस तरह हम कह सकते हैं कि होप मिशन भारत के लिए एक बड़ा कदम है, जो हमें भविष्य में लंबे समय तक अंतरिक्ष में इंसानी मिशनों की तैयारी करने में मदद करेगा। इसरोज हेवीएस्ट रॉकेट ल्यूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल टू बी रेडी बाय 2035। अब हम इसरो के एक आने वाले शानदार प्रोजेक्ट LMLV यानी ल्यूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल के बारे में जानेंगे। यह इसरो का अब तक का सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट होगा और इसे 2035 तक तैयार कर लिया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि LMLV की खासियतें क्या हैं। यह NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का बेहतर और उन्नत रूप होगा। इसका आकार बहुत बड़ा होगा, लगभग 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। इसका मुख्य उद्देश्य चांद पर मिशन भेजना है, खासकर भारत के पहले मानवयुक्त चंद्र मिशन, जिसे 2040 तक पूरा करने की योजना है। इसकी क्षमता भी अद्भुत है। यह 80 टन भार को लो अर्थ ऑर्बिट यानी निचली कक्षा में ले जा सकता है और करीब 27 टन वजन को सीधे चांद तक पहुंचा सकता है। इसमें 3 चरण होंगे। पहले 2 चरणों में लिक्विड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होगा और तीसरे चरण में क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट का उपयोग किया जाएगा। LMLV को बेहतर समझने के लिए हमें इसरो के दूसरे रॉकेट्स के बारे में भी जानना होगा। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। यह तीसरी पीढ़ी का रॉकेट है और इससे सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा लियो और GTO में सैटेलाइट भेजे जाते हैं। इसके जरिए चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन जैसे मिशन पूरे किए गए। GSLV यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह चौथी पीढ़ी का 3 स्टेज वाला रॉकेट है।
इससे मुख्य रूप से संचार उपग्रह भेजे जाते हैं। यह 2 टन तक का पेलोड जीटीओ में ले जा सकता है। AVM-3 यह एक हैवी लिफ्ट रॉकेट है। यह लगभग 4 टन सैटेलाइट को जीटीओ में या 10 टन तक के पेलोड को लियो में भेज सकता है। इसी रॉकेट का इस्तेमाल चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 मिशनों के लिए किया गया। आने वाले समय में इसे भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यह छोटा लेकिन काम का रॉकेट है। यह 10 से 500 किलो तक के छोटे सैटेलाइट जैसे मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए बनाया गया है। EU AI कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन जनरल पर्पस हाल ही में 26 बड़ी टेक कंपनियां जैसे Amazon, Google, Microsoft और IBM ने इस कोड पर हस्ताक्षर किए हैं। अब सवाल उठता है, यह कोड है क्या और क्यों जरूरी है? सबसे पहले समझते हैं। यह कोड स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी है, यानी कंपनियों पर इसे मानना अनिवार्य नहीं है। लेकिन जो कंपनियां इस पर हस्ताक्षर करती हैं, उन्हें भविष्य में आने वाले EU AI एक्ट को लागू करने में आसानी होगी और कानूनी अनिश्चितता कम होगी। इस कोड के 3 मुख्य अध्याय हैं। ट्रांसपेरेंसी यानी AI कैसे काम कर रहा है, यह उपयोगकर्ताओं को साफ साफ पता होना चाहिए। कॉपीराइट AI द्वारा इस्तेमाल किए गए डाटा और कंटेंट पर अधिकारों की रक्षा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी AI का उपयोग सुरक्षित हो और समाज पर कोई नकारात्मक असर न डाले। अब जानते हैं EU AI एक्ट के बारे में। यह दुनिया का पहला व्यापक AI कानून है। यह कानून जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, यानी हर AI सिस्टम पर उसके जोखिम स्तर के अनुसार नियम लागू होंगे। इस कानून से AI बनाने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी तय होगी और उन व्यवसायों पर भी असर पड़ेगा जो जनरेटिव AI का उपयोग करते हैं। ठीक GDPR की तरह यह कानून भी एक वैश्विक मानक बन सकता है। अगर कोई कंपनी इस कानून का पालन नहीं करती तो उस पर कड़ी सजा होगी, कंपनी की वैश्विक कमाई का 7% तक जुर्माना। यहाँ पर कुछ चिंताएं भी सामने आई हैं। कंपनियों का कहना है कि यह कोड कभी कभी जरूरत से ज्यादा सख्त हो जाता है और आने वाले AI एक्ट से भी आगे चला जाता है। इससे यूरोप में AI का विकास धीमा पड़ सकता है, क्योंकि नियमों का पालन करना जटिल और खर्चीला हो जाएगा। कुल मिलाकर यह कोड और आने वाला EU AI एक्ट दोनों मिलकर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इंसानियत के हित में हो और यह नुकसान पहुंचाने के बजाय मददगार साबित हो। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हाल ही में स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने एक खास BCI बनाया है जो पासवर्ड से सुरक्षित है, यानी आपके दिमाग की बातें कोई और नहीं पढ़ सकता जब तक आप मानसिक पासवर्ड न दें। यह आपकी निजता को सुरक्षित रखता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है? BCI एक ऐसी तकनीक है जो आपके दिमाग को सीधे किसी डिवाइस से जोड़ती है। यह आपके दिमाग के सिग्नल को पढ़कर उसे कमांड में बदल देती है, यानी आपको न हाथ हिलाने की जरूरत न बोलने की, बस सोचना है और काम हो जाएगा। यह कैसे काम करता है? आपके दिमाग की गतिविधियों को पढ़ा जाता है। इसके लिए या तो सिर पर पहनने वाले डिवाइस या दिमाग में छोटे इम्प्लांट का इस्तेमाल होता है। फिर ये सिग्नल प्रोसेस होते हैं और डिवाइस को कमांड भेजी जाती है। जैसे आप सोचते हैं लैंप जलाओ और लैंप जल जाता है। BCI का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? BCI का उपयोग कई क्षेत्रों में हो सकता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। मेडिकल में, जैसे अगर कोई लकवाग्रस्त है या बोल नहीं सकता, जैसे ALS या स्ट्रोक के मरीज, तो BCI उनकी मदद कर सकता है। वे सिर्फ सोचकर व्हीलचेयर चला सकते हैं या बात कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में, जैसे यह तकनीक दिमाग की स्थिति को समझकर तनाव या डिप्रेशन को कम करने में मदद कर सकती है। गेमिंग और इंडस्ट्री में, जैसे सोचिए आप सिर्फ सोचकर गेम खेल रहे हैं या फैक्ट्री में मशीनें चला रहे हैं, कितना मजेदार होगा। दिमागी क्षमता बढ़ाना, जैसे BCI याददाश्त, ध्यान और फैसले लेने की क्षमता को और बेहतर कर सकता है। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। BCI जितना रोमांचक है उतनी ही कुछ चिंताएं भी हैं। साइबर सिक्योरिटी, अगर कोई हैकर आपके दिमाग के सिग्नल चुरा ले तो इसे ब्रेन टैपिंग कहते हैं। इससे आपकी निजी सोच खतरे में पड़ सकती है। निजता, आपके दिमाग का डेटा बहुत संवेदनशील है, इसे सुरक्षित रखना जरूरी है। मानसिक आज़ादी, अगर कोई इस तकनीक से आपके दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश करे तो यह आपकी सोच की आज़ादी के लिए खतरा हो सकता है। स्वास्थ्य, लंबे समय तक BCI के इस्तेमाल का असर अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है। नियम और लागत, अभी इसके लिए सख्त नियम नहीं हैं और यह तकनीक बहुत महंगी भी है, जिसके कारण हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। भविष्य में क्या करें? BCI को सुरक्षित और उपयोगी बनाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। सख्त नियम, डेटा की निजता के लिए खास कानून बनाने होंगे ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। बेहतर सुरक्षा, BCI में पासवर्ड जैसे स्टैनफोर्ड की तकनीक और अन्य सुरक्षा उपायों की जरूरत है। न्यूरोराइट्स, हमें अपने दिमाग की आज़ादी और निजता को बचाने के लिए नए अधिकार स्थापित करने होंगे। एनुअल फास्टैग पासेस, 15 अगस्त 2025 को FASTag एनुअल पास की शुरुआत हुई है।
फास्टैग एनुअल पास एक खास सुविधा है। यह खास तौर पर निजी गाड़ियों के लिए है जो कमर्शियल नहीं है। आप इसे सिर्फ 3,000 रुपए में खरीद सकते हैं। यह पास 1 साल तक या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग तक वैलिड है, जो भी पहले पूरा हो। आपको बार बार फास्टैग रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पेमेंट करें और साल भर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर बिना रुके यात्रा करें। यह पास सिर्फ NHAI और मंत्रालय द्वारा मैनेज किए गए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर काम करता है। स्टेट हाईवे या लोकल टोल पर यह काम नहीं करेगा। फास्टैग क्या है? फास्टैग एक छोटा सा डिवाइस है जो आपकी गाड़ी के शीशे पर लगाया जाता है। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है। RFID कैसे काम करता है? इसमें एक टैग और रीडर होता है। टैग आपकी गाड़ी पर लगा होता है जो रेडियो तरंगों के जरिए टोल प्लाजा के रीडर से बात करता है। यह छोटी दूरी तक काम करता है। जब आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो फास्टैग आपके बैंक खाते से अपने आप टोल का पैसा काट लेता है बिना रुके। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर मैनेज करते हैं। अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको दोगुना टोल देना पड़ सकता है। महाराष्ट्र इंक्स डील विद IIT मद्रास स्टार्टअप टू बिल्ड हाइपरलूप। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में IIT मद्रास की स्टार्टअप 2TR हाइपरलूप PVT LTD के साथ एक करार किया है, जिसके तहत नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और पालघर जिले के वधावन पोर्ट को जोड़ने वाला एक हाइपरलूप सिस्टम बनाया जाएगा। हाइपरलूप क्या है? हाइपरलूप एक सुपरफास्ट परिवहन सिस्टम है जिसकी कल्पना 2013 में एलन मस्क ने की थी। उन्होंने इसे ओपन सोर्स किया, यानी दुनिया भर के लोग इस तकनीक पर काम कर सकते हैं। यह एक मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम है जिसमें एक खास ट्यूब के अंदर पॉड्स बहुत तेज गति से चलते हैं। हाइपरलूप कैसे काम करता है? हाइपरलूप का सिस्टम बहुत ही रोमांचक है। आइए इसके मुख्य हिस्सों को समझें। यह एक स्टील की ट्यूब होती है जिसमें हवा का दबाव बहुत कम होता है। इससे पॉड्स को हवा का प्रतिरोध नहीं झेलना पड़ता। पॉड्स को चुंबकीय शक्ति से हवा में तैराया जाता है जिससे घर्षण कम होता है। लिनियर इंडक्शन मोटर, यह मोटर पॉड्स को तेजी से आगे बढ़ाती है, वो भी बिना शोर के। कंप्रेसर हवा को मैनेज करता है और एयर बेयरिंग सस्पेंशन पॉड्स को स्थिर रखता है। हाइपरलूप के फायदे। सुपरफास्ट गति, यह सामान और लोगों को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर मुंबई से पुणे की 150 किलोमीटर की दूरी को हाइपरलूप से तय करें तो यह सिर्फ 25 मिनट में हो सकता है। पर्यावरण के लिए अच्छा, यह बिजली से चलता है और कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकता है। कम शोर, पारंपरिक ट्रेनों की तरह इसमें शोर नहीं होता। लॉजिस्टिक्स में बदलाव। JNPT भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जो देश के 55% कंटेनर कार्गो को हैंडल करता है, लेकिन सड़क और रेल की भीड़ से माल ढुलाई में देरी होती है। हाइपरलूप इसे मिनटों में कर सकता है। वधावन पोर्ट, यह नया पोर्ट पालघर में बन रहा है जो हर साल 250 मिलियन टन कार्गो हैंडल करेगा। हाइपरलूप इसे एशिया का सबसे आधुनिक पोर्ट बना सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने IAS की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। श्रेष्ठ इनिशिएटिव। 12 अगस्त 2025 को स्वास्थ्य सचिव सुश्री पुण्या सलिला श्रीवास्तव ने वर्चुअल रूप से श्रेष्ठ को लॉन्च किया। श्रेष्ठ यानी स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स कहा जाता है। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है ताकि देश भर में दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। श्रेष्ठ क्या है? इसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित किया है। उद्देश्य, यह इंडेक्स सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दवा नियामक प्रणालियों को बेहतर बनाने और उनकी तुलना करने का काम करता है। इसका लक्ष्य है कि हर नागरिक को सुरक्षित, प्रभावी और उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं मिलें। भारत को विश्व की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि हम दुनिया भर में सस्ती और अच्छी दवाएं सप्लाई करते हैं। श्रेष्ठ यह सुनिश्चित करता है कि भारत की यह प्रतिष्ठा बनी रहे। श्रेष्ठ कैसे काम करता है? श्रेष्ठ एक वर्चुअल गैप असेसमेंट टूल है, यानी यह राज्यों को उनकी मौजूदा स्थिति का आकलन करने और कमियों को सुधारने में मदद करता है। इसे 5 मुख्य थीम्स के आधार पर बनाया गया है। मानव संसाधन, क्या राज्यों में दवा नियामक प्रणाली के लिए पर्याप्त और प्रशिक्षित कर्मचारी हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या दवाओं की जांच के लिए अच्छी लैस और तकनीक उपलब्ध हैं? लाइसेंसिंग गतिविधियां, दवाओं और मेडिकल डिवाइस के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और तेज है? निगरानी गतिविधियां, क्या नकली या खराब दवाओं को पकड़ने के लिए नियमित जांच होती है? जवाबदेही, क्या लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान किया जाता है? इस वीडियो में हम कल्चर के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास। हाल ही में चित्रकूट में उनकी 500वीं जयंती मनाई गई, इसलिए यह समझना जरूरी है कि वे इतने खास क्यों हैं। सबसे पहले, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम था रामबोला दुबे। उनके पिता का नाम था आत्माराम और माता का नाम था हुलसी। उनके गुरु थे श्री नरहरिदास जी,
जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अब बात करते हैं उनके योगदान की। तुलसीदास जी ने वाराणसी के 80 घाट पर गंगा नदी के किनारे रामचरितमानस लिखी। यह किताब अवधी भाषा में है और इसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। यह भगवान राम की कहानी को सरल और भक्ति से भरे अंदाज में बताती है। इसके अलावा उन्होंने विनय पत्रिका और कवितावली जैसी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखीं। गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और हनुमान चालीसा जैसी उनकी अन्य रचनाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तुलसीदास जी भक्ति आंदोलन के बड़े संत थे। वे रामानंदी संप्रदाय से थे और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति अद्भुत थी। वे सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे, यानी भगवान को रूप और गुणों के साथ पूजते थे, जैसे राम या विष्णु। लेकिन वे यह भी मानते थे कि निर्गुण भक्ति यानी बिना रूप वाले भगवान की पूजा और सगुण भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा का इस्तेमाल करके इन भाषाओं को बढ़ावा दिया। साथ ही वाराणसी में उन्होंने प्रसिद्ध संकटमोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की। रामलीला, जो रामायण की नाट्य प्रस्तुति है, तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर आधारित है। इसे उनके शिष्यों ने उनके देहांत के बाद शुरू किया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उनके शिष्य मेघा भगत ने 1625 में रामलीला शुरू की थी, जबकि कुछ का मानना है कि यह रामनगर में 1200 से 1500 ईस्वी के बीच शुरू हुई। रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। अब उनकी शिक्षाओं की बात करें। तुलसीदास जी ने नवविधा भक्ति की बात की, जिसमें 9 तरह की भक्ति के बारे में बताया गया, जैसे संतों का साथ, भगवान की लीलाओं में रुचि और गुरु की सेवा। वे सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि भगवान राम के लिए भक्ति ही महत्वपूर्ण है, न कि जाति या कुल। उन्होंने कहा, कोई तुम्हारी जाति नहीं पूछेगा, अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे तो तुम उनके हो। वे शिव और राम को एक मानते थे, जिससे शैव और वैष्णव भक्ति का मेल हुआ। उन्होंने अद्वैत विचार को भी अपनाया, जिसमें भगवान को निराकार और गुणरहित माना जाता है। साथ ही कर व्यवस्था के बारे में उनका कहना था कि जैसे सूरज धरती से पानी लेता है और बादल बनाकर बारिश के रूप में लौटाता है, वैसे ही कर प्रणाली को भी लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। अंत में तुलसीदास जी का जीवन और उनकी रचनाएं भक्ति, विनम्रता और सामाजिक एकता का प्रतीक हैं। उनका संदेश था कि भगवान के प्रति प्रेम हर तरह के भेदभाव से ऊपर है। उनकी शिक्षाएं और रामचरितमानस आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। 100 Years ऑफ काकोरी ट्रेन एक्शन। 2025 में काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह घटना 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी गांव में हुई थी। इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। उनका मकसद था ब्रिटिश सरकार की ट्रेन से खजाने के पैसे लूटना, जो शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी। ये पैसे ब्रिटिश खजाने में जमा होने वाले थे। इस एक्शन के मुख्य नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी। चंद्रशेखर आजाद बाद में भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे और 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए। क्या हुआ था उस दिन? क्रांतिकारियों ने 8 डाउन ट्रेन को काकोरी स्टेशन के पास रोका। राजेंद्र लाहिरी, जो पहले से ट्रेन में थे, ने इमरजेंसी चेन खींची। फिर बाकी क्रांतिकारियों ने गार्ड को काबू किया और खजाने के बैग लूट लिए, जिनमें करीब 4600 रुपए थे। उनका मानना था कि यह पैसा भारतीयों का है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने कर के रूप में लिया था। इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने तुरंत बड़ी तलाशी शुरू की। 1 महीने में 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें HRA के 28 सक्रिय सदस्य थे। काकोरी षड्यंत्र केस में इन पर लूट, साजिश, हत्या और ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे आरोप लगाए गए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। बिस्मिल को गोरखपुर जेल, अशफाकुल्ला को फैजाबाद, लाहिरी को गोंडा और रोशन सिंह को नैनी जेल में 1927 में फांसी दी गई। क्रांतिकारियों ने जेल में भी हार नहीं मानी। उन्होंने भूख हड़ताल की और राजनीतिक कैदी का दर्जा मांगा। उनकी बहादुरी ने पूरे देश को हिला दिया। इस घटना का स्वतंत्रता संग्राम पर क्या असर हुआ? काकोरी एक्शन ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे नए क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। इसने हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया, क्योंकि बिस्मिल और अशफाकुल्ला ने मिलकर यह काम किया। इस केस की सुनवाई ने ब्रिटिश अत्याचारों को उजागर किया और लोगों में आज़ादी की भावना को और मजबूत किया। इसने यह भी दिखाया कि स्वतंत्रता के लिए सिर्फ अहिंसक रास्ता ही नहीं, बल्कि सीधे एक्शन की भी जरूरत है। HRA के बारे में जानें। HRA की स्थापना 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। उनका लक्ष्य था एक ऐसा भारत जो सभी के लिए समान हो और जहां कोई शोषण न हो। उन्होंने 1925 में क्रांतिकारी नाम का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें गांधी जी के अहिंसक तरीकों की आलोचना की और सशस्त्र क्रांति की बात की।
1928 में HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। इसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने चलाया। इसने समाजवादी विचारों को अपनाया और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को और तेज किया। अंत में काकोरी ट्रेन एक्शन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा मोड़ था। इसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और युवाओं में क्रांति की आग जलाई। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मुझे विश्वास है कि मैं फिर जन्म लूंगा और दुनिया को पूरी तरह आजाद करूंगा। उनकी शहादत आज भी हमें प्रेरित करती है। हाल ही में 9 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी रेलवे स्टेशन पर इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई। वहां एक म्यूजियम है जहां इस घटना से जुड़े दस्तावेज और खजाने के बक्से प्रदर्शित हैं। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स। हाल ही में 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने 127 वीरता पुरस्कार और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कार मंजूर किए। वीरता पुरस्कार क्या हैं? ये पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जो युद्ध के समय या शांति के समय असाधारण बहादुरी, बलिदान या साहस दिखाते हैं। ये हमारे सैनिकों, पुलिसकर्मियों और कभी कभी आम नागरिकों को भी मिलते हैं जो देश की रक्षा के लिए जान जोखिम में डालते हैं। कौन देता है ये पुरस्कार? राष्ट्रपति, जो भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, ये पुरस्कार प्रदान करते हैं। रक्षा मंत्रालय हर साल 2 बार सशस्त्र बलों और गृह मंत्रालय से सिफारिशें मांगता है। ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर घोषित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का इतिहास। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये 26 जनवरी 1950 को शुरू किए गए, लेकिन इन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना जाता है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र ये 1952 में शुरू हुए, जिन्हें पहले अशोक चक्र क्लास 1, 2 और 3 कहा जाता था। जनवरी 1967 में इन्हें वर्तमान नाम दिए गए। ये पुरस्कार युद्ध और शांति दोनों समय में दी जाने वाली बहादुरी के लिए हैं। पुरस्कारों के लाभ। इन पुरस्कारों के साथ मासिक भत्ता, यात्रा में रियायतें और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। यह हमारे वीरों के बलिदान और समर्पण को सम्मान देने का तरीका है। वीरता पुरस्कारों के प्रकार। वीरता पुरस्कार 2 तरह के होते हैं, युद्धकालीन और शांतिकालीन। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। ये पुरस्कार दुश्मन के सामने, चाहे जमीन, समुद्र या हवा में, असाधारण साहस दिखाने के लिए दिए जाते हैं। ये हैं परमवीर चक्र। यह भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है, जो ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस या अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर जैसा है। इसे युद्ध में असाधारण बहादुरी या बलिदान के लिए दिया जाता है। महावीर चक्र। यह दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है, जो युद्ध में बहुत बड़े साहस के लिए दिया जाता है। वीर चक्र। यह तीसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है, जो युद्ध के मैदान में साहसिक कार्यों के लिए मिलता है। कौन ले सकता है? ये पुरस्कार नौसेना, थलसेना, वायुसेना, रिजर्व फोर्स, टेरिटोरियल फोर्स, मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ और उनके निर्देशन में काम करने वाले नागरिकों को मिल सकते हैं। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। ये पुरस्कार युद्ध के मैदान से दूर साहस, वीरता या आत्मबलिदान के लिए दिए जाते हैं। ये हैं अशोक चक्र। यह शांतिकाल में सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, जो परमवीर चक्र के बराबर है। कीर्ति चक्र। यह शांतिकाल में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो महावीर चक्र के बराबर है। शौर्य चक्र। यह शांतिकाल में तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो वीर चक्र के बराबर है। कौन ले सकता है? ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, रिजर्व और टेरिटोरियल फोर्स, नर्सिंग सेवाओं, पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, रेलवे सुरक्षा बल और आम नागरिकों को भी मिल सकते हैं। विशिष्ट सेवा पुरस्कार। ये पुरस्कार बहादुरी के अलावा असाधारण सेवा के लिए दिए जाते हैं। इनमें शामिल हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल, सबसे असाधारण सेवा के लिए। अति विशिष्ट सेवा मेडल, असाधारण सेवा के लिए। विशिष्ट सेवा मेडल, उच्च कोटि की सेवा के लिए। सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध या संघर्ष में सबसे असाधारण सेवा के लिए। उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध या संघर्ष में असाधारण सेवा के लिए। युद्ध सेवा मेडल, युद्ध या संघर्ष में उच्च कोटि की सेवा के लिए। सेना, नौसेना, वायुसेना मेडल। यह साहसिक कार्यों और कर्तव्य के प्रति समर्पण दोनों के लिए दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने IAS की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स। 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी दी। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी इसकी मंजूरी दी थी। अहमदाबाद को मेजबान शहर चुना गया है क्योंकि वहां विश्व स्तरीय स्टेडियम जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम और शानदार प्रशिक्षण सुविधाएं हैं। यह स्टेडियम 2023 के क्रिकेट विश्व कप फाइनल की मेजबानी कर चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स क्या हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, जो हर 4 साल में कॉमनवेल्थ देशों के बीच होता है। इसमें एथलेटिक्स, तैराकी, बैडमिंटन, कुश्ती जैसे कई खेल शामिल होते हैं। यह पहली बार 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था।
भारत में 2010 में नई दिल्ली में 19वां कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, जहां भारत ने 101 पदक जीते, जिसमें 38 स्वर्ण थे। पहले इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ब्रिटिश एंड कॉमनवेल्थ गेम्स और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता था। कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ 56 देशों का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र में फैले हैं। इसकी शुरुआत 1926 में ब्रिटेन और उसके डोमिनियन ने सहमति दी कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के बराबर सदस्य हैं, लेकिन ब्रिटेन उनका शासक नहीं होगा। इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहा गया। लंदन डिक्लेरेशन, इसने कहा कि गणतंत्र और अन्य देश भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा हो सकते हैं। 2022 में गैबॉन और टोगो कॉमनवेल्थ में नए सदस्य शामिल हुए। मुख्य संगठन, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सभी सदस्य देशों के हाई कमिश्नर इस बोर्ड में शामिल होते हैं। कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, 1965 में लंदन में स्थापित, यह कॉमनवेल्थ के काम को संभालता है। आईओए की शुरुआत, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा और सचिव जनरल थे डॉक्टर एजी नौहरेन। आईओए क्या है? यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो 1860 के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम करता है। इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता दी गई है। आईओए के काम, यह भारत में ओलंपिक मूवमेंट और कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रबंधन करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया और नेशनल ओलंपिक कमिटीज का हिस्सा है। आईओए ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स आदि में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और टीमों का प्रतिनिधित्व करता है। आईओए का संचालन, इसे 32 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद चलाती है, जिसका नेतृत्व अध्यक्ष करते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए, इससे हमें अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। विट्ठल भाई पटेल, हाल ही में 5 सितंबर 2025 को ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंसेस ने विट्ठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने को याद किया। विट्ठल भाई पटेल कौन थे? उनका जन्म 1873 में गुजरात के नडियाद में हुआ था। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे और एक मशहूर राजनीतिक नेता, वकील और समाज सुधारक थे। उनका निधन 1933 में हुआ। उनके योगदान, विट्ठल भाई जी ने भारत की आज़ादी के लिए सामाजिक और राजनीतिक सुधारों में बड़ा योगदान दिया। वे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। 1918 में उन्हें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुना गया। 1922 में उन्होंने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना की, जो आज़ादी की लड़ाई में अहम थी। 1923 से 1925 तक वे बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर भी रहे। सबसे बड़ी बात, अगस्त 1925 में वे केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष बने, जो भारतीयों के लिए गर्व की बात थी। नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023, हाल ही में 1 अगस्त 2025 को इन पुरस्कारों की घोषणा की गई, जो भारतीय सिनेमा के लिए बहुत खास हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड क्या है? इसे 1954 में भारत सरकार ने शुरू किया था। हर साल माननीय राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म, बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा और दादा साहब फाल्के अवार्ड शामिल हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड यह भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसे 1969 में शुरू किया गया था, दादा साहब फाल्के के सम्मान में, जिन्होंने 1913 में भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल मेडल, शॉल और 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिलता है। अन्य श्रेणियां, इसमें बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन जैसी कई श्रेणियां शामिल हैं। 9 एथिक्स, ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, हाल ही में भारत में कुछ सार्वजनिक संस्थानों जैसे निर्वाचन आयोग, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो पर राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। इनसे लोगों का इन संस्थानों पर भरोसा कम हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 के मुताबिक 21वीं सदी की शुरुआत से दुनिया भर में संस्थानों पर भरोसा कम हुआ है। 1995 से 2022 तक के सर्वे बताते हैं कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को अपनी सरकार पर कम या बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसा क्या होता है? ओईसीडी के अनुसार भरोसा यानी एक व्यक्ति का यह विश्वास कि दूसरा व्यक्ति या संस्था उसके लिए सकारात्मक और उम्मीद के मुताबिक काम करेगी। भरोसा सामाजिक अनुबंध का एक अहम हिस्सा है। ये सरकार और लोगों के बीच का रिश्ता मजबूत करता है। इसे समझने के लिए हमें भरोसे की प्रकृति, इसके कारणों और परिणामों को गहराई से देखना होगा। भरोसे के प्रकार क्या हैं? क्षैतिज भरोसा, ये समुदाय के लोगों का एक दूसरे पर भरोसा है, जैसे पड़ोसी पर भरोसा कि वो आपकी मदद करेगा। लंबवत भरोसा, ये समुदाय के लोगों का अपने ऊपर शासन करने वाली संस्थाओं जैसे सरकार, न्यायपालिका या पुलिस पर भरोसा। सामाजिक भरोसा, ये सामान्य भरोसा है जो किसी खास व्यक्ति या उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि अनजान लोगों पर विश्वास है।
ये लंबे समय तक आशावाद को दर्शाता है। राजनीतिक भरोसा, ये संस्थानों और उनके प्रतिनिधियों पर विश्वास है। सार्वजनिक संस्थानों में भरोसा क्यों जरूरी है? हर स्टेक होल्डर को इससे फायदा होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन और कैसे। नागरिक, अच्छी सार्वजनिक सेवाएं जैसे स्कूल, अस्पताल और बिजली पानी की सुविधा। जनभागीदारी बढ़ती है जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। भरोसा होने से लोग खुश रहते हैं, उनकी जिंदगी बेहतर होती है और सरकार स्थिर रहती है। सरकारी संस्थाएं और अधिकारी, नीतियां बनाना और लागू करना आसान होता है। सरकार की वैधता बनी रहती है और लोगों का कानून मानने का मन करता है। बिना ज्यादा दबाव के शासन सुचारू रूप से चलता है। सिविल सोसाइटी और मीडिया, अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है। लोगों के अधिकारों की वकालत करना आसान होता है। निजी क्षेत्र, नियम कानून स्पष्ट और भरोसेमंद रहते हैं। अनुबंध लागू करना आसान होता है, भ्रष्टाचार कम होता है। कारोबारी माहौल बेहतर बनता है और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। सार्वजनिक संस्थानों में भरोसा क्यों कम हो रहा है? प्रशासनिक ढांचों का खराब प्रदर्शन। कई बार सरकारी सेवाएं जैसे अस्पताल, स्कूल या बिजली पानी की सुविधाएं ठीक से काम नहीं करती। अधिकारी जनता की शिकायतों पर ध्यान नहीं देते या अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति ने बताया कि खराब सेवा और जवाबदेही की कमी से भरोसा टूटता है। आर्थिक असुरक्षा, सरकार का मुख्य काम है लोगों को आर्थिक सुरक्षा देना, जो सामाजिक अनुबंध का आधार है। गरीब और कम पढ़े लिखे लोग जो आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं, संस्थानों पर कम भरोसा करते हैं। उंडेसा की रिपोर्ट कहती है कि आर्थिक रूप से सुरक्षित लोग संस्थानों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। राजनीतिक बहिष्कार, समाज के हाशिए पर रहने वाले लोग जैसे गरीब या अल्पसंख्यक अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाते। इससे वे बेहतर सेवाएं या नीतियां मांगने में असमर्थ रहते हैं और उनका भरोसा कम होता है। घोटाले और भ्रष्टाचार, जब संस्थानों में भ्रष्टाचार या घोटाले सामने आते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये जनता के हित में काम नहीं कर रहे। उदाहरण, हाल के वर्षों में कुछ सरकारी एजेंसियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे जिससे भरोसा टूटा। गलत सूचना और सोशल मीडिया पर संस्थानों की नाकामियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। गलत सूचनाएं फैलाकर लोगों के विचारों को प्रभावित किया जाता है, जैसे चुनावों की वैधता पर सवाल उठाना। कमजोर न्यायिक व्यवस्था, अगर न्याय प्रणाली धीमी या अक्षम है तो कानून का शासन कमजोर होता है। इससे लोगों की शिकायतों का समाधान नहीं हो पाता और भरोसा और कम होता है। सार्वजनिक संस्थानों में भरोसा बढ़ाने के प्रमुख कारक। भरोसा बढ़ाने के लिए दो मुख्य चीजें जरूरी हैं, क्षमता और मूल्य। आइए इन्हें समझें। क्षमता, विश्वसनीयता, सरकार को आपातकाल में लोगों की जानमाल की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकारी दफ्तरों में दी गई निजी जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ सही उद्देश्य के लिए हो। लोग प्रशासनिक सेवाओं जैसे राशन कार्ड बनवाना या पासपोर्ट से संतुष्ट हों। जवाबदेही, लोगों की शिकायतों पर सेवाएं सुधारी जाएं। संस्थाएं नए और बेहतर तरीके अपनाएं। सरकार फैसले लेते समय सबसे सटीक जानकारी का उपयोग करे। मूल्य पारदर्शिता, सरकारी सेवाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो। नीति बनाने में नागरिकों को शामिल किया जाए। सरकार सुधारों के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझाए। निष्ठा, संसद, न्यायपालिका और कार्यकारी के बीच जवाबदेही हो। निष्पक्षता, सरकारी कर्मचारी सभी को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, एक समान व्यवहार करें। सरकारी सेवाएं और लाभ निष्पक्ष तरीके से बांटे जाएं। संसद में अलग अलग क्षेत्रों और समूहों की जरूरतों का प्रतिनिधित्व हो। सार्वजनिक संस्थानों में भरोसा बढ़ाने के उपाय। नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना, नीति निर्माण में लोगों को शामिल करें, जैसे सामाजिक अंकेक्षण के जरिए। इससे लोग सरकार का हिस्सा महसूस करते हैं और भरोसा बढ़ता है। निरंतर कार्यान्वयन और परिणाम, रोजमर्रा की सेवाओं में सुधार करें, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसे सीधे खातों में पहुंचाना। बेहतर अनुभव से लोगों का भरोसा संस्थानों पर बढ़ता है। पारदर्शिता और संवाद को बढ़ावा, नीतियों के लिए इस्तेमाल डेटा को सार्वजनिक और सत्यापित करने योग्य बनाएं, जैसे सरकारी डैशबोर्ड के जरिए। लोग समझें कि सरकार क्या कर रही है तो भरोसा बढ़ेगा। नैतिक शासन सुनिश्चित करना, निष्पक्षता और गरीब हाशिए के समूहों पर ध्यान देना। नैतिक व्यवहार से भरोसा मजबूत होता है। स्वतंत्र भ्रष्टाचार निरोधी तंत्र, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त बनाए गए हैं। ये भ्रष्टाचार की शिकायतों का निपटारा करते हैं, जिससे भरोसा बढ़ता है। संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, संसद, कार्यपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका के बीच सहयोग और संतुलन जरूरी है। इससे संस्थानों की विश्वसनीयता बढ़ती है। गलत सूचना का मुकाबला और तकनीक का उपयोग, सरकार को गलत सूचनाओं का जवाब देना चाहिए, जैसे फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाकर। तकनीक का सही इस्तेमाल लोकतांत्रिक चर्चा को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष, भरोसा किसी भी समाज के लिए जरूरी है। सरकार और संस्थानों पर भरोसा लोकतंत्र की नींव है। अगर भरोसा कम होता है तो इसे लोकतंत्र का संकट माना जाता है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। केस स्टडी, नैतिक योग्यता की जांच।
आप एक ईमानदार आईएएस अधिकारी हैं और आपको एक तेजी से शहरीकरण हो रहे शहर का नगर आयुक्त बनाया गया है। यहाँ असमानता और कमजोर बुनियादी ढांचा है। आपके पूर्ववर्ती को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया था, इसलिए नगर निगम पर लोगों का भरोसा पहले से कम है। आपके नियुक्ति के कुछ दिनों बाद भारी बारिश में एक नया बना फ्लाईओवर ढह जाता है। ये हादसा एक गरीब इलाके में होता है, जिसमें लोगों की मौत, चोटें और घर दुकानों का नुकसान होता है। इससे जनता में गुस्सा और संस्थानों पर अविश्वास बढ़ता है। सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैल रही हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। ईमानदार कर्मचारी भी हतोत्साहित हैं, जिससे राहत कार्य धीमा हो रहा है। राज्य के मुख्य सचिव ने आपको संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ काम करने को कहा है, ताकि राहत कार्य हो और भरोसा बहाल हो। तो अब आप इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एथिक्स ऑफ स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट। हाल ही में 22 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक पुराना आदेश बदला, जिसमें दिल्ली एनसीआर के सभी भटकते कुत्तों को शेल्टर में बंद करने को कहा गया था। अब कोर्ट ने फैसला दिया कि डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन के बाद इन्हें वापस उसी इलाके में छोड़ दिया जाए। इससे जनता की सुरक्षा और जानवरों की रक्षा का संतुलन बना रहेगा। समस्या क्या है? 2024 में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार भारत में 37 लाख से ज्यादा कुत्ते काटने के मामले दर्ज हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि भारत में दुनिया की 1/3 रेबीज से मौतें होती हैं। ये आंकड़े डरावने हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला दिखाता है कि हमें जानवरों की सुरक्षा और लोगों की जान पहचान के बीच बैलेंस बनाना होगा। मुख्य हितधारक और उनके हित क्या हैं? हर मुद्दे में अलग अलग लोग शामिल होते हैं। चलिए टेबल की तरह देखते हैं कि कौन कौन है और उनका क्या स्वार्थ है। निवासी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 एजी के तहत सभी नागरिकों का जीवों के प्रति दया का कर्तव्य है, लेकिन लोग कुत्तों के आक्रामक व्यवहार, काटने की घटनाओं से डरते हैं। इससे सुरक्षा जोखिम, संपत्ति का नुकसान और स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर लोग ज्यादा खतरे में होते हैं, क्योंकि वे खतरे को समझ या बच नहीं पाते। पालतू कुत्तों के मालिक। कई बार ये खुद समस्या बढ़ाते हैं, क्योंकि पालतू कुत्तों को सड़क पर छोड़ देते हैं। लेकिन सही पालना और भटकते कुत्तों के प्रबंधन कार्यक्रमों में मदद करके समाधान भी दे सकते हैं। सरकार और उसके एजेंसी। वैक्सीनेशन, नसबंदी और शिकायतों का समाधान करना। नगर निगम को संविधान के अनुच्छेद 243 और 246 के तहत भटकते कुत्तों का प्रबंधन करना है। साथ ही पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 को सख्ती से लागू करना। एनसीडीसी स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत 2030 तक रेबीज उन्मूलन के लिए काम कर रहा है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन बाय 2030 में हर मंत्रालय की भूमिका तय है, जैसे कुत्तों का वैक्सीनेशन, निगरानी और जागरूकता। सुप्रीम कोर्ट। सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशु अधिकारों का संतुलन बनाना। जैसे हाल के आदेश में कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेटेड कुत्तों को छोड़ना जरूरी है। पशु कल्याण संगठन। भटकते कुत्तों के अधिकारों पर जोर, जैसे कम्युनिटी बेस्ड केयर, नसबंदी, वैक्सीनेशन और फीडिंग प्रोग्राम। किलिंग का विरोध। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने सड़क कुत्तों के प्रबंधन के लिए रिवाइज्ड एनिमल बर्थ कंट्रोल मॉड्यूल जारी किया है, जो रेबीज खत्म करने और इंसान कुत्ता संघर्ष कम करने पर फोकस करता है। भटकते कुत्तों के प्रबंधन में नैतिक मूल्यों का टकराव। दया बनाम सार्वजनिक सुरक्षा। भटकते कुत्तों को खाना खिलाना दया दिखाता है, लेकिन इससे उनकी आबादी और क्षेत्रीय आक्रामकता बढ़ सकती है। उदाहरण, लोग कुत्तों को खाना देते हैं, पर ये कुत्ते इलाके में ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। पशु अधिकार बनाम मानव अधिकार। हर जीव का दर्द और पीड़ा से मुक्त जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के जल्लीकट्टू मामले में अनुच्छेद 21 को पशुओं तक बढ़ाया, लेकिन इंसानों को भी सुरक्षित रहने, संपत्ति की रक्षा और डरमुक्त जीवन का अधिकार है। ये दोनों अधिकार आपस में टकराते हैं। कांट का कर्तव्य सिद्धांत बनाम उपयोगितावाद। कांट का सिद्धांत कहता है कि हर प्राणी का सम्मान करना चाहिए, न कि केवल साधन के रूप में इस्तेमाल करना। कुत्तों को जबरन हटाना या छोड़ना उनकी गरिमा का उल्लंघन है। उपयोगितावाद कहता है कि ज्यादा लोगों की सुविधा के लिए कुछ कुत्तों का बलिदान ठीक है। ये दोनों विचार टकराते हैं। नुकसान न करने की दुविधा। चिकित्सा का सिद्धांत नुकसान न करो इंसानों और पशुओं दोनों पर लागू होता है, लेकिन मौजूदा तरीके या तो क्रूरता से पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं या अपर्याप्त प्रबंधन से इंसानों को। अधिकार कर्तव्य का विरोधाभास। पशु कानूनी कर्तव्य नहीं निभाते, लेकिन उनकी संवेदनशीलता और कमजोरी के कारण उन्हें अधिकार मिलने चाहिए, जैसे शिशुओं या अक्षम लोगों को। ये अधिकार उनकी उपयोगिता से नहीं, बल्कि उनकी संवेदनशीलता से तय होते हैं। भटकते कुत्तों के नैतिक प्रबंधन के उपाय। कल्याण का सिद्धांत। इंसानों और पशुओं दोनों के लिए सक्रिय और अच्छी तरह डिजाइन किए गए हस्तक्षेप चाहिए। एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023। नसबंदी और वैक्सीनेशन के जरिए आबादी नियंत्रण और रेबीज रोकथाम।
उदाहरण, नीदरलैंड ने पालतू कुत्तों की दुकानों पर ज्यादा टैक्स लगाकर शेल्टर से गोद लेने को बढ़ावा दिया। आनुपातिक और क्रमिक प्रतिक्रिया। स्थानीय स्थिति का साक्ष्य आधारित मूल्यांकन करें, न कि एक समान नीति लागू करें। सबसे कम हानिकारक तरीके पहले अपनाएं, जैसे वैक्सीनेशन और नसबंदी। उदाहरण, दिल्ली एनसीआर में रेबीज के मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर बनाने, कुत्तों को प्रोफेशन हैंडलिंग और नसबंदी का आदेश दिया। परिणामों के आधार पर नियमित मूल्यांकन और बदलाव करें। गुण, नैतिकता, दया, जिम्मेदारी और बुद्धिमत्ता जैसे गुणों को बढ़ावा देना। समुदाय को शिक्षित करें और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाएं, जैसे स्थानीय लोग मिलकर कुत्तों की देखभाल करें। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन। टियर 1 और टियर 2 शहरों में चरणबद्ध योजना, जिसमें रेबीज रोकथाम और निगरानी मजबूत की जा रही है। 2030 तक रेबीज खत्म करने के लिए 70% कुत्तों का वैक्सीनेशन जरूरी है। स्थानीय निकायों और स्वयंसेवकों को सशक्त करना। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, स्थानीय प्राधिकरण और एनजीओस कुत्तों की देखभाल करें। जो लोग सीधे मदद नहीं कर सकते, वे आर्थिक सहयोग दें। निष्कर्ष, भटकते कुत्तों का प्रबंधन एक जटिल समस्या है, जिसके लिए स्थानीय सरकार, समुदाय और पशु कल्याण कार्यकर्ताओं का एकजुट होना जरूरी है। वन हेल्थ अप्रोच अपनाकर, जिसमें इंसान, पशु और पर्यावरण की सेहत को एक साथ देखा जाता है, इस समस्या का समाधान हो सकता है। केस स्टडी, नैतिक योग्यता की जांच। आप एक बड़े भारतीय शहर के नगर आयुक्त हैं। हाल ही में कुत्तों के काटने और संदिग्ध रेबीज से मौतों के मामले बढ़े हैं। पशु कल्याण संगठन कुत्तों को हटाने या मारने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं निवासी तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मीडिया ने डर को और बढ़ा दिया है और आप पर जल्दी फैसले का दबाव है। तो अब आप इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 10 स्कीम्स इन न्यूज। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये योजना युवाओं के लिए नौकरी, कौशल विकास और अवसर पैदा करने पर फोकस करती है। खास तौर पर ये नौकरियों को बढ़ावा देगी, युवाओं की नौकरी पाने की क्षमता सुधारेगी और हर सेक्टर में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगी। सबसे ज्यादा फायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होगा, जहां नई फैक्ट्रियां और प्लांट लगेंगे। चलिए अब इसकी मुख्य विशेषताओं पर आते हैं। ये योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत चलेगी। इसे लागू करने का काम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ करेगा। ईपीएफओ एक सरकारी संस्था है जो 1952 के कर्मचारी भविष्य निधि कानून के तहत काम करती है। इसका टारगेट है 2 साल में 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना, जिसमें पहली बार नौकरी करने वाले युवा भी शामिल होंगे। ये योजना 2 मुख्य भागों में बंटी है। पहला भाग, पहली बार नौकरी करने वालों के लिए सहायता। इसमें ईपीएफओ में रजिस्टर होने वाले नए कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन, जो अधिकतम 15,000 रुपए तक है, 2 किश्तों में मिलेगा। पहली किश्त 6 महीने की नौकरी के बाद और दूसरी 12 महीने के बाद, लेकिन इसके लिए कर्मचारी को वित्तीय साक्षरता का एक छोटा कोर्स पूरा करना होगा। ये कोर्स उन्हें पैसे बचाने और खर्च करने के बारे में सिखाएगा। कौन से कर्मचारी योग्य हैं? जिनकी मासिक सैलरी 1 लाख रुपए तक है। इसमें एक खास बात है, इंसेंटिव का एक हिस्सा उनके डिपॉजिट अकाउंट में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा जाएगा, ताकि वो बचत की आदत डालें। पैसे कैसे मिलेंगे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के जरिए, यानी सीधे बैंक खाते में बिना किसी देरी के। इससे कर्मचारियों को क्या फायदा? पहला, नौकरी औपचारिक हो जाएगी, यानी ईपीएफओ कवरेज से पेंशन और सुरक्षा मिलेगी। दूसरा, ऑन जॉब ट्रेनिंग से वो ज्यादा कुशल बनेंगे। तीसरा, उनकी नौकरी पाने की क्षमता बढ़ेगी और वित्तीय साक्षरता से पैसे का सही इस्तेमाल सीखेंगे। अब दूसरा भाग, नियोक्ताओं के लिए इंसेंटिव। नए कर्मचारियों को रखने वाले मालिकों को, जिनकी सैलरी 1 लाख तक है, हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपए महीना मिलेंगे 2 साल तक। लेकिन ये तभी जब कर्मचारी कम से कम 6 महीने टिका रहे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये इंसेंटिव तीसरे और चौथे साल तक भी चलेगा। पैसे कैसे मिलेंगे? सीधे उनके पैन से लिंक्ड अकाउंट में। नियोक्ताओं को इससे क्या लाभ? नई नौकरियां पैदा करने का खर्चा पूरा होगा, वर्कफोर्स स्थिर रहेगी, उत्पादकता बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं के लिए स्वच्छ और सुरक्षित रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 के लिए इस योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ये योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन देती है। इसका मकसद है स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाना, घर के अंदर हवा के प्रदूषण से होने वाली बीमारियों को कम करना और महिलाओं को सशक्त बनाना। लकड़ी या कोयले से खाना बनाने में धुआं होता है, जो सेहत के लिए हानिकारक है। एलपीजी गैस से खाना बनाना सुरक्षित, तेज और स्वच्छ है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? मंत्रालय। ये योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत चलती है। प्रकार। ये एक केंद्रीय योजना है जिसे 2016 में शुरू किया गया था।
लक्ष्य 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। अब तक 10.33 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उज्ज्वला 2.0 2021 में शुरू हुई, जिसमें 1.6 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन दिए गए, खासकर प्रवासी परिवारों के लिए। नया लक्ष्य 2023-24 से 2025-26 तक 75 लाख और कनेक्शन देने का लक्ष्य है। कुल मिलाकर 10.35 करोड़ कनेक्शन का टारगेट है। कैसे लागू होती है? पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और राज्य सरकारें मिलकर इसे लागू करती हैं। कौन ले सकता है लाभ? 18 साल से अधिक उम्र की कोई भी महिला जो बीपीएल परिवार से हो और जिसके घर में पहले से एलपीजी कनेक्शन न हो। जरूरी दस्तावेज, केवाईसी फॉर्म, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पता का सबूत और बैंक खाता। प्रवासियों के लिए खास सुविधा, राशन कार्ड या पते का सबूत नहीं है। कोई बात नहीं, सिर्फ स्वघोषणा काफी है। लाभ क्या है? कैश सहायता 14.2 किलो के सिलेंडर के लिए 1,600 रुपये या 5 किलो के लिए 1,150 रुपये। इसमें सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, गैस पाइप, कंज्यूमर कार्ड और इंस्टॉलेशन का खर्च शामिल है। मुफ्त सुविधाएं, पहला गैस रिफिल और चूल्हा मुफ्त मिलता है। सब्सिडी हर साल 12 रिफिल तक 14.2 किलो के सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी। एलपीजी पंचायत, गांवों में पंचायत होती है जहां गैस के सुरक्षित इस्तेमाल और इसके फायदों के बारे में बताया जाता है। कौन नहीं ले सकता? जिनके घर में पहले से किसी ऑयल कंपनी का एलपीजी कनेक्शन है। अगर घर में कोई वयस्क महिला नहीं है तो कनेक्शन नहीं मिलेगा। उपलब्धियां क्या हैं? 1 मार्च 2025 तक 10.33 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहा है, क्योंकि इससे पर्यावरण और महिलाओं की सेहत में सुधार हुआ है। 11 प्लेसेस इन न्यूज इंडिया। ये नक्शा भारत के विभिन्न हिस्सों में हाल की घटनाओं और उपलब्धियों को दिखाता है। लद्दाख। एक लद्दाख अभियान टीम ने सफलतापूर्वक मेराक 11 और कंगजू पहाड़ों पर चढ़ाई की। इसरो ने त्सोकर घाटी में होप एनालॉग मिशन शुरू किया, जो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक बड़ा कदम है। उत्तराखंड। गंगा नदी की एक सहायक नदी अलकनंदा नदी में बादल फटने से उत्तरकाशी जिले में बाढ़ आई। जम्मू और कश्मीर। डल झील ने पहली बार पानी के खेल की मेजबानी की, जो पर्यटन और खेल के लिए एक नई शुरुआत है। उत्तर प्रदेश। काकोरी ट्रेन ऑफ एक्शन का 100वां साल मनाया जा रहा है, जो आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण घटना थी। गुजरात। कांडला पोर्ट पर भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पावर प्लांट शुरू किया गया, जो पर्यावरण के लिए एक बड़ा कदम है। केरल। केरल भारत का पहला 100% डिजिटली साक्षर राज्य बन गया है, जो तकनीकी प्रगति में एक शानदार उपलब्धि है। वर्ल्ड। कनाडा। कनाडा ने इस साल दूसरी सबसे भयानक वाइल्डफायर यानी जंगल की आग का सामना किया। इससे वहां बहुत नुकसान हुआ। स्पेन। स्पेन में इस गर्मी में बहुत ज्यादा आग लगी। अगस्त के पहले 2 हफ्तों में 35,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल गए। इसकी वजह थी गर्म हवाएं और तेज गर्मी। अलास्का। अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति अलास्का में मिले और यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत की। उन्होंने युद्ध विराम पर चर्चा की। अल्जीरिया। अल्जीरिया में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप तेबेसा नाम की जगह पर आया। फ्रांस। फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में भी बहुत बड़ी जंगल की आग लगी। ये आग गर्म हवा, सूखा और तेज हवाओं की वजह से और ज्यादा फैल गई। ईस्टर आइलैंड। यहाँ पर समुद्र स्तर बढ़ने से खतरा है कि 2100 तक बहुत सारे इलाके डूब सकते हैं। इससे वहाँ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान हो सकता है। लेबनान। बच्चों, लेबनान में पानी की बहुत कमी हो गई है। यूनिसेफ ने बताया कि वहाँ पानी की स्थिति बहुत गंभीर है। साथ ही यूएन की सेना ने बताया कि वहाँ ब्लू लाइन पर इजराइल की ओर से फायरिंग भी हो रही है। वियतनाम। भारत और वियतनाम ने मिलकर छठी उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। फिलीपींस। फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत आए। ये यात्रा दोनों देशों के 75 साल के कूटनीतिक रिश्तों की खुशी में हुई। फिजी द्वीप। भारत और फिजी ने मिलकर नए कदम उठाए हैं ताकि रक्षा और समुद्री सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। टोंगा। टोंगा में एक बहुत शक्तिशाली 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। इससे वहां काफी नुकसान हुआ है। तुवालू। तुवालू एक छोटा द्वीप देश है जो समुद्र स्तर बढ़ने से डूबने की कगार पर है। इसलिए तुवालू ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता किया है। अब हर साल 280 तुवालू नागरिक ऑस्ट्रेलिया में बस सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की थल सेना के प्रमुख भारत दौरे पर आए। इससे दोनों देशों के रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड ने नई दिल्ली में मिलकर रक्षा रणनीति पर बातचीत की। इसका मकसद दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नो नेम आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूले।